तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस शानदार सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बोलिए गणपति बप्पा की जय। वाह क्या जय। बात। नमस्कार सर जी। जय। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारी ऊर्जा और शक्ति, संचार, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, वाणी, संयम, साहस और समरसता, प्यार, सद्भाव और आपकी जो एक धैर्य शक्ति है, उसका आह्वान करने के लिए, उसको प्रदान करने के लिए, आप सभी में हौसला जगाने के लिए मैं एक बार फिर से यहाँ उपस्थित हूँ। आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ शानदार तरीके से आप तक पहुँच रही होगी और बेहतरीन तरीके से पहुँच रही होगी। तो बहुत सारे साथियों को बहुत सारा नमस्कार। और जैसा कि आज का दिन बहुत ही शानदार दिन रहा और बहुत सारे मायनों में शानदार दिन था। एक सबसे जो पहला शानदार है कि आज गणेश अनंत चतुर्दशी है। आज सभी लोगों ने गणपति बप्पा जी को थोड़ा सा ठंडा पानी दिया होगा, उनके जो ठंडा किया होगा, उनको विसर्जन किया होगा और उसका भी एक जीवन में महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट जो आज का दिन है वो हमारे मध्यांचल ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए है। तो आप सभी से तो मैं निवेदन करूंगा कि बहुत सारे तालियों के साथ हमारे साथियों का अभिनंदन करेंगे, क्योंकि उनका आज प्रमोशन एग्जाम का रिजल्ट आया और उन्होंने सफलता हासिल की। बहुत सारे साथी अभी घर पहुंच रहे होंगे और जो मेहनत उन्होंने पिछले 3 महीना 4 महीना से किया है, उनमें सफलता मिला है। आज उनका रिजल्ट आया है, तो इसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं और शानदार तरीके से उनको जो है अपने नई जिम्मेदारी लेने के लिए जो साहस किए हैं, उसके लिए मैं उनका हौसला अफजाई करता हूं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो कि हमारे साथी जो पिछले दिनों से पढ़ रहे हैं, उनका कल प्रमोशन एग्जाम है, उनका टेस्ट है। उनका क्या है? उनका कल टेस्ट है। तो इनमें से जो पहला है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथियों का कल प्रमोशन एग्जाम है। दूसरा विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक के साथियों का कल प्रमोशन एग्जाम है। और तीसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथियों का भी प्रमोशन एग्जाम है। तो अगर आईबीपीएस के पूरे ट्रेंड्स को देख लें ग्रामीण बैंक के लिए, तो हाँ जी, प्रकाश जी, वाह बहुत बढ़िया है ना। काफी कुछ सहना पड़ता है मेरे दोस्त सफलता पाने के लिए, और काफी कुछ कहना पड़ता है मेरे दोस्त सफलता दिलाने के लिए। तो आप सहते हैं, मैं कहता हूं, और दोनों का मकसद एक ही है। क्या है? सफलता। तो काफी कुछ सहना पड़ता है मेरे दोस्त सफलता पाने के लिए, और काफी कुछ जो है सुनना पड़ता है मेरे दोस्त सफलता पाने के लिए। और कामयाबी अगर होना चाहते हो इस दुनिया में, कामयाबी को अगर पाना चाहते हो इस दुनिया में, तो खुद से ही लड़ना पड़ता है मेरे दोस्त सफलता पाने में। तो आपको जो जंग है ना, खुद से जंग है। हमको जो है हमारे योग्यता से, हमारे स्किल से, हमारे आने वाले जो प्रखरता से और वाणी से, संयम से, कला कौशल्य से, सारा चीज हमारे अंदर ही जंग हमारे ही साथ है। तो आज के इस सेशन में सभी साथी जो हैं, बहुत सारे साथी नमस्कार, जगबंधु जी नमस्कार कर रहे हैं, राजू नयन जी जुड़े हैं। तो एक तरह से इंटरेक्टिव सेशन होगा, बातचीत में कुछ सवाल साझा करेंगे और उन सवालों के साथ जो है हम लोग चर्चा करेंगे जो कल के प्रमोशन एग्जाम में आ सकते हैं। ये देखिए कुंदन पाटीदार जी बोल रहे हैं कि सर असिस्टेंट टू स्केल 1 आज प्रमोशन हो गया। वाह वाह, शाबाश मेरे लाल कुंदन, कमाल कर दिया आपने। हम और कौन से साथी हैं? विशाल गुप्ता जी, विशाल गुप्ता जी ने कहा कि वाह सर मेरा प्रमोशन हो गया। विशाल गुप्ता जी हैं मध्यांचल ग्रामीण बैंक के। और चलिए, तो कुछ मीठा हो जाए उनके लिए। मैं सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो पाया आपके गाइडेंस से, थैंक यू सो मच सर। वाह बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। और एक साथी का मैसेज आया है, रवि दुबे जी। रवि दुबे जी, प्रमोशन रिजल्ट क्लर्क क्लर्क टू स्केल 1 आ गया सर, वो आ गया, वो आ गया, आ गया, आ गया, आ गया बोल रहे। गॉट सेलेक्टेड इन स्केल 1 विथ योर ब्लेसिंग्स। क्या बात है, बहुत सारी शुभकामनाएं। और किस साथी का? बहुत सारे साथियों का आया है, स्क्रॉल डाउन करके देखता हूँ तो शायद जैसे कि हमारे एक संतोष जाठौ जी का भी है ना। और भी बहुत सारे साथियों का, जितेंद्र मीना जी भी का रिजल्ट भी आ गया है। ऐसे और भी सारे होंगे साथी, शायद अभी नहीं दिख पा रहा है।
तो बहुत सारे साथी जो हैं प्रमोशन एग्जाम पाए हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। उन्होंने परिवार का गौरव बढ़ाया है और एक शानदार तरीके से अपने जो तैयारी किए थे उनमें अपना एक साहस के साथ, ऊर्जा के साथ जो तैयारी किए थे उसमें सफलता हासिल की है। उसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ उनको, और आने वाली जिम्मेदारियों को और अच्छे तरीके से निर्वाह कर पाएँ उसके लिए हम उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। अब हम आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले हमारे उन साथियों के लिए जो आधा घंटा का ये सेशन होगा उनके लिए कुछ सवाल भी साझा करेंगे। और साथ ही साथ आज का दिन जो है बहुत ही खास है। आज का दिन है, क्या है राजू नयन जी, आज कौन सा दिन है? है सर, गणेश चतुर्थी है सर। गणेश गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी है, जिसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं ना, है ना। ये देखिए हमारे प्रकाश गुप्ता जी आ गए। तो ये जो दिन होता है या ये जो समय होता है ना, सबसे पहला जो भगवान जिसको पूजा की जाती है वो कौन सा होता है प्रकाश जी? पहले भगवान किसको माने जाते हैं? प्रथम पूज्य गणपति जी अपने। गणपति जी, वाह, गणपति बप्पा प्रथम पूज्य माना जाता है। जो मतलब जो हिंदू सनातन धर्म में और जो भी आस्था रखते हैं उनके लिए, क्योंकि गणपति जो भगवान है सुख समृद्धि विघ्नहर्ता इस नाम से जाने जाते हैं। और भगवान गणेश को जो है जो इसकी जो इस भाद्रपद जो माह की चतुर्थी तिथि पर होती है, इसको अनंत चतुर्दशी के तौर पे विधि विधान से एक पूजा करते हुए घर में स्थापित की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई शुभ कार्य अगर करें तो सबसे पहले पूजा जाता है गणपति जी को। तो ये इसीलिए ही आज बहुत ही खास दिन है गणपति जी के त्योहार के लिए, और अपने जीवन में त्योहारों का सिलसिला शुरू होने के लिए, सफलता का सिलसिला शुरू होने के लिए। तो ये जो 10 दिनों का जो ये पूरा महोत्सव चलता है, गणेश उत्सव जिसको कहते हैं, तो इस महोत्सव के पीछे भी एक कहानी है। और जब भी हम जो इतिहास को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत सारे विश्वास और साहस और शक्ति, ऊर्जा, संयम, वाणी, विवेक, बुद्धि सबका जो अब हमारे अंदर एक सार आता है और हमें साहस जो आता है ताकि हम भी उनके जैसा कुछ भी थोड़ा कर पाने के लिए सामर्थ हों। तो 10 दिनों तक चलने वाला ये जो गणपति उत्सव है, सभी घरों में भगवान की प्रतिमा को जो है स्थापना की जाती है, विधि विधान से पूजा की जाती है, और फिर उसके बाद ये अनंत चतुर्दशी के दिन उनको ठंडा किया जाता है, जल में विसर्जित किया जाता है। दरअसल सनातन धर्म में भगवान गणेश को बुद्धि, वाणी, विवेक और समृद्धि के देवता माना जाता है ना राजू नयन जी? और सबसे पहले अगर कोई शुभ कार्य करना हो तो गणपति भगवान की पूजा की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि अगर ये पूजा करते हैं तो सारी जो आपकी परेशानियां हैं खत्म हो जाती है, और गणपति भगवान अपने में सारी परेशानियों को आकर्षित कर ले जाते हैं, अपने अंदर सारे दोष को जो है मुक्त कर देते हैं। और जब भी हमें इस तरह का कोई सहारा देता है या बात भी कह देता है, तो आपकी परेशानी दूर हो जाती है ना राजू जी? क्या क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर ये राजू ने इनको कोई तकलीफ है और तकलीफ अभी बताया है मुझे, मैं ध्यान से उसकी तकलीफ सुना और बोला राजू ने तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी, आपको क्या महसूस होगा? वाह, सर ने कहा दूर हो जाएगी। अभी मतलब पूरी तरह से हम तकलीफ को समझ नहीं पाए, लेकिन पहला वर्ड क्या है, तकलीफ दूर हो जाएगी, तो कितना बड़ा साहस मिल गया। ठीक उसी तरह गणेश भगवान की पूजा करने से वास्तु संबंधी और जो भी तमाम परेशानियां, विघ्नहर्ता वो कहते हैं। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा ऐसा है कि जो मान्यता के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी, है ना, महाभारत की रचना की थी ना राजू नयन जी? महर्षि वेद व्यास जी ने, तो उन्होंने रचना करने से पहले गणेश जी का आह्वान किया। तो गणेश जी का आह्वान किया, तो इसीलिए मैं भी हम आप सभी से भी प्रार्थना करता हूँ, जिस भी इष्ट देवता भगवान और जो भी आपके आराध्य देव हैं उसको मानते हैं तो उसको हमेशा आह्वान करिए। आप खाना खा रहे हैं तो भगवान आइए, मैं खाना खा रहा हूँ, भगवान मेरे साथ खाना, आइए भगवान मैं सोने जा रहा हूँ मेरे साथ आइए, तो आइए भगवान मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ मेरे साथ आइए। तो आप जिस इष्ट देव और जिसको भी मानते हो आपके जीवन में, उसको ना आप याद करिए, उसको आह्वान करिए। तो एक समय था, महर्षि वेद व्यास जी के मन में महाभारत लिखने की बात आई, तो उन्होंने गणपति भगवान का आह्वान किया, और जो वेद व्यास महाराज ने महाभारत को लिपिबद्ध करने के लिए गणपति भगवान से प्रार्थना करी। तो जब प्रार्थना करी तो गणेश जी की जो
गणेश जी की जब आराधना करी वेद व्यास जी ने, तो गणपति ने उनकी प्रार्थना स्वीकार तो किया, लेकिन एक शर्त रखी कि मैं जब भी लिखना प्रारंभ करूंगा तो अपने कलम को नहीं रोकूंगा। क्या बोला राजू नयन जी? बिल्कुल सर। हाँ, क्या बोला? जब भी मैं लिखना शुरू करूंगा तो अपने कलम को कभी नहीं रोकेंगे। कलम को नहीं रुकूंगा, अगर कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। ये किसने कहा? गणपति भगवान ने शर्त रख दी। तब वेद व्यास जी ने कहा, भगवान आप तो देवता के देवता हैं, देवताओं में अग्रणी हैं, विद्या बुद्धि के बलदाता हैं, मैं तो एक साधारण ऋषि हूँ, मैं तो एक सामान्य सा ऋषि हूँ। यदि किसी श्लोक में मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप उस श्लोक को ठीक कर देना, उसे लिपिबद्ध कर देना। आप समझ रहे हैं क्या क्या उन्होंने भगवान से? भगवान मैं तो एक साधारण ऋषि हूँ, मैं तो एक साधारण आपका भक्त हूँ, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो उसको लिपिबद्ध कर देना। तो आज आप सब हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए अपने इष्ट देव से कि हे भगवान, मैं तो एक साधारण सम भक्त हूँ आपका, कल अगर एग्जाम के दिन मेरी से कोई त्रुटि हो जाए तो उसको ठीक कर देना भगवान, ठीक कर देना। बोलो गणपति महाराज की जय जय जय। है ना बात? अगर मान लीजिए आंसर देने में कोई गड़बड़ी हो रहा है तो गणपति भगवान क्या करेंगे? अपने कलम स्याही लगा के वो हाथ ले जाके सही कर देंगे। कहने का तात्पर्य है, आप जिस भगवान, जिस आराध्य देव, जिस इष्ट देवता को मानते हैं, उनके प्रति जो है आप उनको आह्वान करिए और अपने जीवन में अपने साथ रखिए। जहाँ भी जाते हैं, जिस काम को करते हैं, आप उनको अपने साथ रखिए। वो आपके जीवन को लिपिबद्ध कर देंगे, आपकी सफलता को लिपिबद्ध कर देंगे। तो जब गणपति महाराज ने ऐसी सहमति दी वेद व्यास जी को महाभारत लिखते समय, तो लेखन कार्य स्टार्ट हो गया। दिन रात जो लेखन कार्य प्रारंभ हुआ, तो ये जो लेखन कार्य जैसे ही प्रारंभ हुआ, गणेश जी को थकान तो होनी थी, लेकिन पानी पीना भी वर्जित था। तो वेद व्यास महाराज ने जब 10 दिन तक महाभारत की रचना लिखी, तब उनको लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान का शरीर तो गर्म हो गया होगा, लगातार लिख रहे हैं, मैं तो श्लोक पढ़ रहा हूँ, वो लिख रहे हैं। गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़ न जाए, इसलिए उन्होंने शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी के पूजा की। और मिट्टी का लेप जब सूख गया, मिट्टी का लेप लगाया ना यहाँ पर, है ना राजू नयन जी, क्योंकि वो लिख रहे थे, तो मिट्टी का लेप जब सूख गया तो उनके शरीर में अकड़न आ गई। इसी कारण उन्होंने, गणेश जी ने जो है, उनका एक पार्थिव शरीर आ गया और उसी को ठंडा करने के लिए उनका विसर्जन किया। तो महाभारत का जो लेखन कार्य 10 दिनों तक चला, इस अनंत चतुर्दशी के दिन लेखन कार्य संपन्न हुआ। तो वेद व्यास ने देखा जो गणपति जी का शारीरिक तापमान है काफी बढ़ा हुआ है, उनकी मिट्टी का लेप सूख गया है, तो उन्होंने उसमें पानी डाल दिया और इसी चीज को गणपति विसर्जन कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य इस पूरे मॉरल ऑफ द स्टोरी से ये है कि आपको अपने आराध्य देव को प्रार्थना करना चाहिए, और जो भी जिसको भी मानते हैं उनको कहिए कि भगवान मैं अपने सफलता के रास्ते में कल जो है एग्जाम देने जा रहा हूँ, मुझसे अगर कोई त्रुटि हो तो उसको लिपिबद्ध कर देना। ये देखो प्रकाश जी एकदम प्रार्थना करके गए थे, पूरा लिपिबद्ध हो गया, आज प्रमोशन हो गया, यहाँ पर हैं। तो बहुत सारे साथी यहाँ पर जुड़े हैं। अगर कोई हमारे साथी जो हैं मध्यांचल ग्रामीण बैंक से आज रिजल्ट निकला, अगर कोई साथी जुड़े हैं तो स्क्रीन पर आएंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा उनको बधाई दे देंगे, फिर सवालों का सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं आमंत्रित करूंगा, अगर कोई साथी जुड़े हैं तो अपना माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं, और नहीं जुड़े हैं तो उत्सव मना रहे होंगे तो फिर कभी और जुड़ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो आज के सेशन में हम कुछ सवाल साझा करेंगे आपको कि जो जो कल प्रमोशन एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे या आने की संभावनाएं उसकी हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो केवाईसी से है। किससे? नो योर कस्टमर से। तो नो योर कस्टमर से एक इम्पोर्टेंट सवाल तो जरूर आएगा, जो है रिस्क मैनेजमेंट के तहत री केवाईसी सबमिशन कितने साल में किया जाता है। ये सवाल तो है कल के प्रमोशन एग्जाम में हूबहू आएगा, और मीडियम रिस्क के लिए आएगा। कौन से रिस्क के लिए आएगा? मीडियम रिस्क के लिए आएगा कि मीडियम रिस्क का अगर कोई खाता है तो उस खातेदार के लिए रिस्क जो मैनेजमेंट करने के लिए फिर से केवाईसी के दस्तावेज जो है दोबारा कब लिया जाएगा? कब लिया जाएगा प्रकाश जी? मीडियम रिस्क के ग्राहकों के लिए 8 साल बाद सर। 8 साल बाद, ठीक है। तो ये सवाल जो है कल के प्रमोशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इम्पोर्टेंट जो है आपके कल के प्रमोशन एग्जाम के लिए, अच्छा सर, अच्छा सर, कल क्वेश्चन कुछ साझा कर दीजिए, कल एग्जाम में ड्यूटी रहेगी हमारी भी तो। अच्छा ड्यूटी रहेगी, बट आप अपनी ड्यूटी निभाना।
आपकी ड्यूटी है जी जी निरीक्षण करने की, तो आप निरीक्षण करना। ऐसा नहीं कि आप जी जाके बिल्कुल वहां पर बताने लग जाना, क्योंकि वो काम भगवान का है भाई। अदृश्य होके इन लोग का बिल्कुल पाठ बिल्कुल। है ना, बताएंगे। आपको काम दिया भगवान ने, अपना ड्यूटी निभाना। आपको जो रोल दिया गया उसको निभाना। अभी मुझे जैसे रोल दिया गया है पढ़ाने का, तो मैं उस रोल को निभाता हूँ ना। ठीक उसी तरह आपको भी हर दम अपना रोल निभाना है। अगर आज स्टूडेंट के तौर पर बैठे हो, तो स्टूडेंट का रोल निभाओ। ऐसा निभाओ कि आमिर खान फेल हो जाए, ऐसा निभाओ कि शाहरुख खान एक्टर फेल हो जाए। हमें एक बेस्ट एक्टर होना चाहिए जीवन में। क्या होना चाहिए? प्रकाश जी आसाम से, बेस्ट एक्टर होना चाहिए। हमें बिल्कुल जीवन सर। में बेस्ट एक्टर होना, जो रोल मिला रोल को एकदम ऐसे निभाओ कि एकदम जबरदस्त, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक अगला सवाल जो आपके कल के प्रमोशन एग्जाम में आने की संभावना है, वो है कि कोई भी एसएचजी में क्रेडिट लिंकेज अगर किया जाता है, तो कोलिट्रल बिना कोलिट्रल के कितने रुपए तक लोन दिए जा सकते हैं एनआरएलएम में वुमेन एसएचजी को? प्रकाश जी, इसका उत्तर क्या होगा? मैक्सिमम फाइनेंस क्रेडिट लिंकेज इज अवेलेबल फॉर वुमेन एसएचजी फॉर अंडर एनआरएलएम। तो कोलेटरल फ्री लोन की बात कही गई है, तो वो होगा 20 लाख, वो होगा 20 लाख। अगला जो इम्पोर्टेंट जो कल के प्रमोशन एग्जाम में आ सकता है, कि अगर गार्नेसी ऑर्डर किसी ब्रांच में प्राप्त हुआ, गार्नेसी ऑर्डर, तो जिस समय गार्नेसी ऑर्डर प्राप्त हुआ, तो बैंकर और कस्टमर के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा? बैंकर और कस्टमर के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा? अगर गार्नेसी ऑर्डर रिसीव हुआ, तो बैंकर और कस्टमर का जो रिलेशनशिप होगा, गार्नेसी ऑर्डर से पहले बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप होता है। बैंकर जो होता है वो डेटर होता है, और कस्टमर जो है क्रेडिटर होता है। लेकिन जैसे ही गार्नेसी ऑर्डर रिसीव हुआ, तो गार्नेसी ऑर्डर रिसीव होते ही बैंकर तो डेटर ही रहता है, लेकिन कस्टमर का जो संबंध है, वो नाम है, वो बदल जाता है, वो होता है जजमेंट डेटर। तो कस्टमर विल बी द जजमेंट डेटर, बैंक विल बी द डेटर इन केस ऑफ गार्नेसी ऑर्डर रिसीव बाय द बैंक। तो ये बात हो गई। अब है आपका स्टॉक ऑडिट। स्टॉक ऑडिट के लिए कितना जो क्राइटेरिया है, स्टॉक ऑडिट जो है कितने करोड़ के एक्सपोजर में स्टॉक ऑडिट किया जाता है? यस, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए है। कितने करोड़ में होता है स्टॉक ऑडिट? जो स्टॉक ऑडिट किया जाता है, वो कितने करोड़ से ऊपर के एक्सपोजर में किया जाता है? वैसे ज़्यादातर नेशनलाइज बैंकों में ये 5 करोड़ का है, लेकिन ग्रामीण बैंक में ये 1 करोड़ का होता है। 1 करोड़ का ग्रामीण बैंक में होता है। अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर के एक्सपोजर हैं, तो वहाँ पर स्टॉक ऑडिट किया जाएगा। अगला जो आपके प्रमोशन एग्जाम में वो आ सकता है, वो है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में जो मैक्सिमम फाइनेंस है न्यू ट्रांच के हिसाब से कितना किया जा सकता है? प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना में नए ट्रांच के हिसाब से कितना फाइनेंस किया जा सकता है? 50,000। 50,000 एग्जैक्टली। तो ये आपको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मैक्सिमम फाइनेंस पूछा जा सकता है। और मैं देखा हूँ अभी भी कई साथी हैं, कम से कम 50% साथी तो ऐसे होंगे जो सेकेंड ट्रांच थर्ड ट्रांच के बारे में नहीं जानते होंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो कल प्रमोशन एग्जाम में आएगा, वो होगा एमएसएमई का डेफिनेशन। एमएसएमई, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियम इंटरप्राइजेज एज पर न्यू गाइडलाइन ऑफ एमएसएमई? एमएसएमई के नए गाइडलाइन के आधार पर मीडियम जो इंटरप्राइजेस हैं, मीडियम इंटरप्राइजेस का जो डेफिनेशन क्या होगा? इसका जवाब देंगे हमारे निशा शर्मा जी। निशा शर्मा जी, मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है, तो एक बार बता दीजिए ये कि मीडियम इंटरप्राइजेस किसे कहेंगे, उसका डेफिनेशन क्या है? निशा जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? आप माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए बस। इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपने बहुत एकदम क्लियर तरीके से बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़। लेकिन ये है स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। ये कौन सा डेफिनेशन दिया आपने? ये स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। और मैंने क्या बताया था आपको? मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए पूछा था, है ना? 50 मीडियम, करोड़ और 200 करोड़ है उसमें।
हाँ, मैंने गलती तो नहीं कर दी थी, मैं मीडियम ही पूछा था ना। मीडियम ही पूछा था आपने सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, होता है। क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं चल रहा है, पीछे स्क्रीन नहीं है आज, क्योंकि अभी गणपति विसर्जन करके आए थे तो उतना समय नहीं बन पाया, मैं स्क्रीन नहीं बना पाया, तो इसी वजह से। नहीं तो स्क्रीन पीछे चल रहा तो आप शायद गलत नहीं होते, आप सही बना लेते। तो सवाल क्या पूछा था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेज एज पर न्यू एमएसएमई गाइडलाइन। तो मीडियम का है 50 करोड़ और उसका टर्नओवर है 250 करोड़। ये देखिए 50 करोड़ को इसलिए इंपॉर्टेंट देता है गवर्नमेंट, क्योंकि स्टार्टअप चालू किया है। क्या चालू किया है, स्टार्टअप। और जितने भी स्टार्टअप हैं उनको रिलैक्सेशन है बहुत सारे, और उनको आगे बढ़ेंगे, इंडस्ट्री में आगे आएंगे करके उसकी लिमिट है। अगर जहां भी स्टार्टअप आए तो एक्सपोजर विल भी कितना होगा राजू नयन जी, स्टार्टअप की स्थापना के लिए अगर आए प्रायोरिटी सेक्टर में, तो उसका जो एक्सपोजर कितना होगा, लोन एडवांसेस 50 करोड़ सर। 50 करोड़। 50 करोड़। वाह, किसकी आवाज आई मेरे दोस्त, विनय कुमार। वाह विनय कुमार जी, अब तो कमाल कर दिए हैं। विनय क्या, एक बार और पूछना चाहते हैं, इसको रेगुलेट कौन करता है स्टार्टअप को? कौन सा स्टार्टअप को रेगुलेट करता है, या आरबीआई का? स्टार्टअप जो है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट के आधार पर है। एमएसएमई का भी है स्टार्टअप, एग्रीकल्चर का भी स्टार्टअप है, तो मिनिस्ट्री के आधार पर है। अगर एमएसएमई में स्टार्टअप आया तो भी 50 करोड़ होता है, तो एमएसएमई डिपार्टमेंट देखता है, मंत्रालय। और एग्रीकल्चर का है तो नाबार्ड भी देखता है वो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और एमएसएमई में ये स्टार्टअप हैं। और अगर एग्रीकल्चर में फाइनेंस होगा तो उसका अलग जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो आपका वो आरडी देखता है, रूरल एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, प्लस नाबार्ड देखता है। और एमएसएमई का है तो एमएसएमई मिनिस्ट्री देखता है, ठीक है। 50 करोड़ हो गया ये। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट इज द आपका CRAR ऑफ द MPGB एज ऑन 31 मार्च 2022। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो MPGB का कितना है? 0 हाँ जी मैडम। 8.80। हाँ, एक बार रिपीट कर। 8.80 सर। 8.80। तो ये याद रख लीजिए, रिपीट इसलिए 2-3 बार करा देते हैं कि ताकि आपको याद हो जाए। 8.80। तो इसको कैसे कहा जाए निशा मैडम, इसको अच्छा माना जाए ये CRAR को? 8.80 को क्या कैसे मिनिमम मानते होना चाहिए, हैं? हाँ मिनिमम 9 होना चाहिए। 8.80 है। हाँ, मिनिमम 9 होना चाहिए, प्लस 2.50 बफर होना चाहिए। मतलब जो टोटल है 11.50 होना चाहिए। और 11.50 जो है कौन सी तारीख को होना चाहिए? बेसल 3 के अनुसार 11.50। बेसल ने क्या बोला है कि भाई अभी आपका कैपिटल जो है मिनिमम 9 होना चाहिए, ठीक है राजू नयन जी। सर 9% आपका कैपिटल होना चाहिए। उसका क्या मतलब हुआ कि अगर 100% आप मार्केट में लगा रहे हो ना, तो 9 रुपये आपकी जेब में होना चाहिए। क्या, 100 रुपये अगर मार्केट में लोन के रूप में दे रहे हो तो कैपिटल 9 रुपया होना चाहिए। कैपिटल पूंजी, पूंजी 9 रुपया होनी चाहिए। अगर 9 रुपये जेब में पूंजी नहीं है तो आप 100 रुपये मार्केट में लोन नहीं दे सकते, क्योंकि 100 रुपये जब दे रहे हैं पर्सनल लोन तो उसमें रिस्क वेट 100% है। मतलब 100 रुपये मार्केट में दे रहे हो तो आपका 100 रुपये रिस्क में है। तो 100 रुपये जब रिस्क हो गया तो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमारे पास पूंजी होनी चाहिए 9 रुपये। तो ये बोलता है बेसल। लेकिन बेसल बोला कि भाई अभी बुरे समय के लिए पैसा बचा लीजिए। तो 2.5% कैपिटल कंजर्वेटिव बफर है, जिसको मिला के 11.5 होगा। और ये जो है मैंडेटरी होगा 1 जनवरी 2023 से। 1 जनवरी 2023 से आपको मैंडेटरी है। तो 2 सवाल अगर इनमें से कुछ भी पूछे तो आप बता दीजिएगा। चलिए, तो CRAR याद कर लीजिए 8.80, जो अच्छा नहीं है, थोड़ा कमजोर है आपका, और अच्छा होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं कैपिटल की परेशानी से जूझ रहा है बैंक। चलिए, अब है अगला इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द CD रेशियो ऑफ मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022। CD रेशियो कितना है? 73.83। हाँ जी, 73.83 है सर। 73.83। 72 सर, 72.83। CD रेशियो का मतलब होता है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। आपका एडवांस को ऊपर रख दीजिए और डिपॉजिट को नीचे रख दीजिए, तो जो रेशियो आता है उसको क्या बोलते हैं? CD रेशियो। आप एक बार देख लीजिएगा CD रेशियो आपका कितना है, क्योंकि ये आपके प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और
एक क्वेश्चन आपके कल के प्रमोशन एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है, व्हाट इज द फैमिली इनकम क्राइटेरिया फॉर सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर स्टडी इन इंडिया अंडर एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन में सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट जो सब्सिडी स्कीम है उसकी योग्यता पाने के लिए परिवार की जो है जो आय, सकल आय कितनी होनी चाहिए? कितनी? 4.5 लाख। हाँ, सेंट्रल सेक्टर के लिए, सेंट्रल सेक्टर के लिए 4.5 है। सेंट्रल सेक्टर के लिए आय जो है 4.5 है। और अगर मान लीजिए पढ़ो प्रदेश के लिए पूछता है तो फैमिली आय जो है 6 लाख है। तो जो CSIS है सेंट्रल सेक्टर है वो इंडिया में स्टडी करने के लिए है, और अगर पढ़ो प्रदेश है विदेश में हायर एजुकेशन के लिए है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। और एक अंबेडकर जो डॉक्टर अंबेडकर सब्सिडी स्कीम्स है वो होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए और OBC के लिए। तो उनमें फैमिली इनकम 8 लाख है और पढ़ो प्रदेश में 6 लाख है और आपके सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम में 4.5 लाख है। ये 3 चीज आप याद कर लीजिए। चलिए, और एक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो है SLR। SLR इज डिफाइंड इन व्हिच एक्ट? SLR जो है वो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? 24 ऑफ BR एक्ट। हाँ, अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो है इसकी व्याख्या की गई है, इसकी डेफिनेशन दिए गए हैं। और आपके जो बैंक में गोल्ड लोन है, व्हाट इज द मैक्सिमम सैंक्शनिंग मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस अंडर गोल्ड लोन? ये बताइए मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में कितना है? 25। हाँ जी, सर वैसे 15 लाख है, 25 लाख तो लेवल पे 25 लाख है। 25 लाख है ना 25 लाख। मैक्सिमम। और वो जो मैक्सिमम 25 लाख है उसको सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस नहीं होता है, मतलब उसमें कौन है? चीफ मैनेजर करेगा, कमेटी करेगा, कौन करेगा? HLCC लेवल कमेटी। HLCC 1, 2, 1 सर। 1 होगा। तो एक होता है HLCC 2 हेडेड बाय जनरल मैनेजर, HLCC 1 हेडेड बाय चेयरमैन, है ना? ठीक बात। हाँ तो सर, ये हेड ऑफिस में ना HLCC चल रहा है जिसमें GM मेन होते हैं और HLCC में चेयरमैन मेन होते हैं। ठीक है। तो हेड ऑफिस लेवल में 2 कमेटी होती है। एक कमेटी हेडेड बाय हेड ऑफिस लेवल कमेटी हेडेड बाय GM, हेड ऑफिस लेवल कमेटी हेडेड बाय चेयरमैन। तो उनमें से आपको क्लियर पता होना चाहिए कि कौन सा जो है वो आपका करेगा सैंक्शनिंग अथॉरिटी, क्योंकि गोल्ड लोन में मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस आपको पूछे जाने की संभावना है। अच्छा, अब आप ये देखिए, अगला जो है एक बैलेंस शीट का शेड्यूल मैंने बताया था, बैलेंस शीट का शेड्यूल। तो वो शेड्यूल में से एक सवाल आएगा आपके कि जो डिपॉजिट है वो कौन से शेड्यूल में दिखाया जाता है? डिपॉजिट जो है कौन से शेड्यूल में दिखाया जाता है? 3 में सर। हाँ, शेड्यूल 3 में दिखाया जाता है। और ये जो है लाइबिलिटी की एसेट है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है। तो शेड्यूल 3 याद कर लीजिए, डिपॉजिट जो है शेड्यूल 3 का हिस्सा होगा। और आपके जो बिजनेस फिगर से जुड़े हुए आपका टोटल बिजनेस का जो ग्रोथ है पिछले साल से इस साल, बिजनेस ग्रोथ का परसेंटेज याद रखिएगा। टोटल जो बिजनेस है उस बिजनेस ग्रोथ का परसेंटेज याद कर लीजिए कि टोटल बिजनेस ग्रोथ कितना हुआ था, कितना हुआ है हमारे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथियों का बिजनेस ग्रोथ? 7.95। 7.95 सर। कितना? 7.95। 7.95, मतलब 7.95 का ग्रोथ है बिजनेस में। तो अभी क्या हो रहा है, ग्रोथ पूछा जा रहा है कि बिजनेस में कितना ग्रोथ है, तो ये ग्रोथ पूछा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट जो आपके कल प्रमोशन एग्जाम में आएगा वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंश्योर्ड चेक? इंश्योर्ड चेक का मतलब क्या है? इंश्योर्ड चेक का क्या मतलब है ये पूछा जाएगा। इनकम्प्लीट चेक। हाँ, इंश्योर्ड चेक का मतलब है इनकम्प्लीट चेक को इंश्योर्ड चेक कहते हैं। इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, इतना सरल है, लेकिन ये प्रमोशन एग्जाम में कल आएगा। चलिए, अगला सवाल ये जो आपको आएगा वो आएगा आपका मटेरियल अल्ट्रेशन से, कि निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है, या कौन सा मटेरियल पीरियड टू ऑर्डर। हाँ जी, पीरियड टू ऑर्डर। हाँ, बियरर टू ऑर्डर
अगर कर दिया जाए तो ये मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। नहीं ठीक है। है, तो आपको इसका फंडा क्लियर होना चाहिए। देखो, डेट में बदलाव कर दिया, मटेरियल अल्ट्रेशन है। नाम में बदल दिया, मटेरियल अल्ट्रेशन है। अमाउंट बदल दिया, मटेरियल अल्ट्रेशन है। अगर वो डेट को काट के चेंज कर दिया, मटेरियल अल्ट्रेशन है। अगर ऑर्डर्ड चेक्ड है, उसको बियरर बना दिया, मटेरियल अल्ट्रेशन है। सिर्फ बियरर चेक को अगर ऑर्डर कर देता है तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। अगर एक चेक में डेट नहीं पड़ी है और डेट लिख देता है तो वो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है, लेकिन डेट को बदल देता है वो मटेरियल अल्ट्रेशन है। तो ये क्लियर थोड़ा सा फंडा रख लीजिए। चलिए, अब एक बात और आ सकता है आपके में कि जो रेंट पेमेंट करते हैं, तो रेंट पेमेंट में कितने रुपए का जो रेंट पेमेंट होता है तो टीडीएस उसमें लगता है। 2,40,000। 2,40,000 सर। 2,40,000 तक नहीं लगता है। 2,40,000। 2,40,000 हाँ, तक ये नहीं अभी लगता, किसी की उसको आवाज ऊपर मधुर लगता है। आवाज आई, उनने बहुत अच्छा बताया कि अगर 2,40,000 थ्रेशोल्ड है, 2,40,000 तक सालाना अगर रेंट इनकम है तो उसमें टीडीएस नहीं लगेगा। उसके ऊपर है तो टीडीएस लगेगा। कितना लगेगा? 10%। 10%। 10%। और अगर वो अगर रेंट, मशीनरी है तो 2%। हाँ मशीनरी है तो 2% और इसमें है तो 10%। 10%। एक और है कि कोई भी टाइम डिपॉजिट, कोई भी टाइम डिपॉजिट रिसिप्ट है, आफ्टर मैच्योरिटी कैश में कितने रुपए तक भुगतान किया जा सकता है? कोई भी टाइम, 20,000 से कम। हाँ जी, 20,000 20,000 से से कम। कम। 19,999। 19,999। 19,999 तक वो जो है वो उसको कैश में भुगतान कर सकता है। कोई भी टर्म डिपॉजिट कैन बी पेड इन केस अप टू ₹20,000, मतलब 20,000 से कम 120। 19,999 तक वो नगद भुगतान करेगा। जहां 20,000 हुआ या 20,000 से ऊपर हुआ तो वो क्या होगा, उसका नगद भुगतान नहीं किया जा सकता। उसका नगद भुगतान नहीं किया जा सकता, खाते में ही दिया जा सकता है। खाता नहीं है तो चेक जारी कर दीजिए। और एक पॉपुलर सीरीज का सवाल आएगा कल प्रमोशन एग्जाम में, लिमिटेशन पीरियड से जुड़ा हुआ। क्या सवाल आएगा राजू नयन जी, लिमिटेशन पीरियड में? प्रोमिसरी नोट का सर लिमिटेशन पीरियड क्या है सर? डिमांड प्रोमिसरी नोट का लिमिटेशन पीरियड क्या है? 3 ना, years ऑफ डेट ऑफ 3 साल बीपीएम। सर। 3 साल। 3 साल। 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। डिमांड। 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट, ये आएगा कल के प्रमोशन एग्जाम में। अच्छा, एक सवाल और आ सकता है, क्विक मोटिलिटी पीरियड। क्विक मोटिलिटी पीरियड ये पूछा जा सकता है। क्विक मोटिलिटी पीरियड एक ऐसा पीरियड है, अगर कोई लोन जो है 1 साल के अंदर एनपीए हो जाता है तो वो क्विक मोटिलिटी कहलाएगा। क्विक मोटिलिटी की आपके यहाँ परिभाषा क्या है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में? वही है सर, 1 साल के अंदर एनपीए होने पे की मोटिलिटी में है। हाँ, तो विनय जी बोल रहे हैं? नहीं सर, पंकज कुमार। हाँ पंकज जी, 1 साल के अंदर लोन दिया और क्या हो गया? एनपीए हो गया तो की मोटिलिटी में आएगा वो। हाँ, ये क्यों करते हैं, ये क्यों क्विक मोटिलिटी क्यों घोषित करते हैं, क्या होगा इससे? सर उसमें वो देखा जाता है कि लैप्सेज किस साइड है, बैंक के साइड है या कस्टमर जानबूझकर किया है, या कस्टमर को जो है सिलेक्ट करने में कुछ खामियां आई, ऐसा कुछ अपन उसमें सर वो करते हैं। दरअसल क्विक मोटिलिटी की डेफिनेशन इसलिए रखा गया है कि अगर आप इतना बड़ा अमाउंट या कोई सा भी लोन जो है किसी हितग्राही को दे रहे हैं और वो साल भर के अंदर खराब हो जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पैसा देने में चूक हुई है, इसकी जांच की जाए, अकाउंटेबिलिटी, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी की जाए, इसीलिए क्विक मोटिलिटी की जाती है। क्विक मोटिलिटी का मतलब आप जो यहाँ पर पैसा देने के लिए रखे हो ना राजू नयन को, वो ठीक से उसकी कॉम्पिटेंसी चेक करिए, वो सही तरीके से दे नहीं पा रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो राजू नयन जी? नाम आपका है लेकिन अपने ऊपर नहीं लेना, ठीक है? आप तो सीख ही जाओगे, आप तो कर लोगे अच्छा। एसएआर बनता है सर हमारे यहाँ, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट, है ना? 1 साल के अंदर अगर आपने किसी को पैसा दिया, लोन खराब हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने उसको सही तरीके से अप्राइजल वगैरह नहीं किया, ठीक से आपको मूल्यांकन नहीं किया, तो वो क्विक मोटिलिटी होता है। तो इसमें आप क्यों ना आपकी स्टाफ अकाउंटेबिलिटी की जाए, चेक की जाती है कि आपने क्या गलती करी है। तो इसीलिए ये क्विक मोटिलिटी 1 साल के अंदर लोन डिसबर्समेंट करते हैं तो क्विक मोटिलिटी, अगर एनपीए हो गया तो उसको बोलते हैं। चलिए, अगला सवाल आपके लिए जो आएगा वो आईटी पॉलिसी में, देखिए यूजर अकाउंट एक्सपायरी, जो एक्सपायरी होता है ना आपका यूजर आईडी,
वो जी। कितने दिन में एक्सपायरी होता है? 15 दिन। 15 दिन में, मतलब वो फिर से पासवर्ड मांगता है ना, कि यस सर। लॉक हो जाता है 15 दिन में? नहीं सर, नया एक्टिव, पासवर्ड मांगता है वो। इनएक्टिव हो जाता है ना? जी, इनएक्टिव हो जाता है और 3 पासवर्ड लगातार गलत डालने पे वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, बराबर है। ये पंकज अच्छा पढ़ के आए है ना, ये तो बताए। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, कि एक यूज़र आईडी कब इनएक्टिव हो जाएगा, एक यूज़र आईडी कब एक्सपायर हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। 3 बार गलत पासवर्ड डाल दिए तो लॉक हो जाएगा, है ना? यस सर। और 15 दिन तक यूज़ नहीं किए तो इनएक्टिव हो जाएगा, फिर एक्टिव करना पड़ेगा, है ना? वो लॉगिन कहीं से भी नहीं कर पाएगा, रीसेट भी नहीं कर पाएगा, एक्टिव करना पड़ेगा। तो ये आईटी पॉलिसी से जुड़ा हुआ, ये लिख लीजिएगा। अब अगला जो है उसमें पूछा गया है कि हाइपोथिकेशन में और आपका प्लेज में डिफरेंस क्या है? हाइपोथिकेशन और प्लेज में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये पूछा पोजीशन। जाएगा। हाइपोथिकेशन में सर वो पोजीशन और ओनरशिप दोनों कस्टमर के पास होता है, जबकि प्लेज में बैंक के पास पोजीशन होता है, ओनरशिप कस्टमर के पास होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों में से 2 सवाल भी आ सकते हैं आपके प्रमोशन एग्जाम में, लेकिन ये दोनों याद रखिए। हाइपोथिकेशन का मतलब उस गुड्स का पोजीशन भी बारोवर के पास होगा, गुड्स का मालिक भी बारोवर होगा। लेकिन प्लेज में गुड्स का पोजीशन बैंक के पास होगा और गुड्स का मालिक बारोवर होगा। ये बेसिक डिफरेंस है। इन केस ऑफ हाइपोथिकेशन, द पोजीशन and the ownership is with borrower, and in case of charge created as a pledge on security or goods is in favor of in the end of bank, and the ownership is with borrower। ओनरशिप जो है borrower के साथ होगा और वो सामान जो है बैंक में होगा। तो ये बेसिक अंतर इसमें है। अगला सवाल जो कल आपके प्रमोशन एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं, वो है एफआईआर से रिलेटेड। अगर आपके काउंटर में कितने काउंटरफिट करेंसी नोट पाए जाते हैं तो आपको एफआईआर करना जरूरी है? बताइए। 4 से ज्यादा। 4 से ज्यादा। हाँ, तो इसी को जरा ट्विस्ट कर देता है एग्जाम में ना, 4 5, आजकल 5वां विकल्प ही देता है ना। 5 एंड एबव। हाँ, 5 एंड अबव दे देगा। तो कभी हम लोग पूरे क्लास में भी देख लीजिएगा, 4 से ज्यादा ही पढ़ते हैं ना, 4 से ज्यादा। तो 4 से ज्यादा दिए, चाहे 5 या 5 से ज्यादा दिए, तो आपका फंडा तो क्लियर है, कैसे भी करके आप उसको सही बना दीजिएगा। तो ये एफआईआर वाला याद रख लीजिएगा। दूसरा जो आपके लिए कल के प्रमोशन एग्जाम में आने की संभावना है, वो है डीफ रिलेटेड चीज़ों में। डीफ में जो डिपॉजिटर, जो एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में चला जाता है पैसा, कौन सा पैसा है जो डीप में ट्रांसफर हो जाता है? वो 10 साल से अधिक हो 10 जाता है साल। जिसका ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो आरबीआई को ट्रांसफर कर देते हैं, उसमें 3% का ब्याज अपने को मिलता है। बराबर है। बस इतनी जानकारी रख दीजिए डीप में, कि अगर कोई खाते में 10 साल तक लेन देन नहीं हुआ तो वो राशि जो है डीप में चला जाता है। डीप फंड जो आरबीआई के द्वारा जो है वहाँ बनाया गया है, आरबीआई को हम भेज देते हैं। आरबीआई उसका इस्तेमाल डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में करता है और इस पर ब्याज देता है 3%। तो जब भी ग्राहक आ जाता है, उसका केवाईसी वेरीफाई करने के बाद आप उसको जो है फिर से उसको पैसा दे देते हैं। और आज सीआईसी के बारे में एक सवाल पूछा जाएगा कल। सीआईसी के बारे में बोल रहे थे इसका पोर्टल, हाँ बोलिए। इसका जो डीप में जो पोर्टल में डाला जाता है उसका सर कुबेर नाम है क्या सर? नहीं, कौन सा पोर्टल में डालते हैं? डीप में तो आप जैसे अलग अलग बैंक का अलग अलग है, वो कुबेर नहीं है। कुबेर तो वो करेंसी चेस्ट से जुड़ा हुआ है, या गवर्नमेंट जो बिजनेस है उससे जुड़ा हुआ है। उसका पोर्टल जो अच्छा, है वो हमको वो नहीं है। वो डीप जो है करेंसी चेस्ट है, कुबेर का फंक्शन याद आ रहा था गवर्नमेंट है, इसीलिए। वो कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, डीप में बस इतनी याद रखिए, 10 साल तक ट्रांजेक्शन नहीं होता तो डीप में चला जाता है, और 3% उसका इंटरेस्ट। चलिए, अगला है सीआईसी के बारे में। तो सीआईसी जो है आपके जो बैंक के साथ कस्टमर इंफॉर्मेशन कंपनी के लिए ग्राहकों का जो इंफॉर्मेशन सिक्योर या उसका जो डिपॉजिटरी रखनी है सीआईसी में, तो वो कौन कौन सी कंपनियों के साथ जो है आप इंफॉर्मेशन साझा करते हैं सीआईसी में? तो वो कंपनियों का नाम याद कर लीजिए। पहला तो है ट्रांस यूनियन सिविल, दूसरा है एक्सपीरियन, तीसरा है इक्विफैक्स और चौथा है क्रिफ हाई मार्क्स।
क्री 5 मार्क, क्या है, क्री 5 मार्क, ठीक है। तो ये जो है आप याद कर लीजिए, ये चारों में से क्या बोलेगा निन, और उसमें बीच में एक क्रिसिल दे देगा, क्रिसिल दे देगा। तो आपको ये बोलेगा कि इनमें से कौन है जो सीआईसी नहीं है, तो क्रिसिल है, क्योंकि क्रिसिल जो है रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल क्या है, रेटिंग एजेंसी। एक दो फुल फॉर्म आने की संभावनाएं हैं, एक या दो या तीन। अभी क्या है, जब एग्जामिनेशन देख रहे हैं तो 2 या 3 फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, वो भी सरल तरीके से पूछे जा रहे हैं फुल फॉर्म। और आपका जो है जो रिटेल लोन में की अगर बात करें तो जितने भी लोन हैं उनके 5 चीज़ें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो लोन्स पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे आपके हाउसिंग लोन से जुड़ा हुआ, आपके व्हीकल लोन से जुड़ा हुआ, गोल्ड लोन से जुड़ा हुआ, जो आपके पर्सनल लोन हो गए, कंज्यूमर अगर कोई लोन है तो उसके बारे में, शॉप तरीके शॉपिंग जो इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए अगर कोई लोन है तो, या एग्रीकल्चर टर्म लोन है तो उसके बारे में, या आपके बैंक की कोई पॉपुलर लोन स्कीम है तो उसके बारे में। 5 चीज़ें आप नोट कर लीजिए। क्वांटम ऑफ द फाइनेंस, दूसरा नोट कर लीजिए मार्जिन कितना है, तीसरा नोट कर लीजिए रिपेमेंट पीरियड विद मोरेटोरियम, चौथा नोट कर लीजिए सिक्योरिटी, और पांचवा नोट कर लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इतना अगर नोट कर लेते हैं तो आपका पूरा लोन जो इलाका है पूरा ठीक हो जाता है। कई साथी जरा पूछ रहे थे कि सर वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी कितना याद करेंगे, बहुत सारे लोन में अलग अलग सैंक्शनिंग अथॉरिटी होता है। ठीक है, मैं भी एग्री करता हूँ, संभव नहीं है, लेकिन एक एक जो बेसिक सैंक्शनिंग अथॉरिटी है ना उसको याद रखना है। कि जैसे स्केल 1 का ब्रांच मैनेजर कितना सैंक्शन कर पाएगा, उसका डेलीगेटेड पावर कितना है सामान्य लोनों में, तो वो 5 लाख होगा स्केल 1 का। आपके बैंक में कितना है? सर हर एक लोन के लिए अलग अलग सैंक्शनिंग हाँ, पावर है अलग सर। अलग के लिए है लोन के लिए, बट एक बेसिक जो क्रेडिट पॉलिसी होता है उसमें आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया रहता है कि इसका जो इसका लेंडिंग पावर जो है इतने से इतना होगा क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से। फिर जाके वो इस सिस्टमेटिक फाइनेंस जो होते हैं उनमें थोड़े कम कम होते हैं। इसलिए जो ज़्यादातर जो ये है आपके लेंडिंग पावर जो है उसको पिछले 3 साल से अगर देखेंगे तो उतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल बहुत है, वेरिएबल है, अलग अलग, गोल्ड के लिए अलग हो सकता है, एजुकेशन के लिए अलग हो सकता है, हाउसिंग के लिए अलग हो सकता है, क्लीन लोन के लिए अलग हो सकता है, पीडीएल के लिए अलग हो सकता है, इसलिए उसको उतना ज़्यादा याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो ये कुछ सवाल थे जो इम्पोर्टेंट हैं। और केवाईसी से जुड़ा हुआ एक और भी है जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में क्या उसके जो फीचर्स हैं, कि मैक्सिमम बैलेंस एक समय में कितना हो सकता है विजय रजत? 50,000। 50,000 एट ए टाइम, 50,000 50,000 सर। नहीं हो सकता है। 1 लाख तो के जमा होने चाहिए। मैक्सिमम वन विड्रॉल जो है कितना हो फाइनेंशियल ईयर सकता में 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। है? मैक्सिमम विड्रॉल एक महीने में कितना हो सकता है? 10,000। 4 बार सर। हाँ, 4 बार, है ना, और 10,000 मैक्सिमम, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका क्रॉप लोन, आप अपने बैंक के जो है क्रॉप लोन की स्कीम को देख लीजिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम को अभी थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड में 3-4 चीज़ें देखने के लिए होती हैं। एक होती है, अगर आपके बैंक में कोई तत्काल किसान क्रेडिट कार्ड है ना, अगर तत्काल बोल है, उसकी फैसिलिटी क्या है? तत्काल किसान क्रेडिट कार्ड है मतलब अभी एप्लीकेशन किया और फास्ट तरीके से आप दे देते हैं, तो उसकी लिमिट कई बैंकों में 50,000 तक होती है, या पहले कोई लिमिट लिया है तो उसका 10% तक होता है, फास्ट जो है लोन देते हैं। और तीसरा जो है आपका इम्पोर्टेंट जो है आपके ऑडिट पॉलिसी से एक सवाल आ सकता है, ऑडिट पॉलिसी से, कि ऑडिट पॉलिसी में उसकी रेटिंग से संबंधित, या उसका क्लोजर कितने दिन से होगा, हाई रिस्क मीडियम रिस्क की फ्रीक्वेंसी कितने दिन में ऑडिट होगा, या फाइनल क्लोजर कितने दिन में होगा, ये जो है आप एक बार देख लीजिएगा। और जैसे कि अभी पिछले शनिवार रविवार को एग्जाम हुआ था तो उसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा गया था, सिर्फ डेफिनेशन पूछा गया था PMJJBY का। तो लेकिन कल के प्रमोशन एग्जाम में आपके लिए पूछा जा सकता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में, 1-2 सवाल आ सकते हैं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। एक और टॉपिक है डिपॉजिट इंश्योरेंस। हम लोग तो इतनी बार पढ़ा चुके हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस की, अगर उसमें से कोई सवाल आएगा तो आप लोग सब सही कर लोगे। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम जो है, जिनमें बैंक में जो डिपॉजिट होते हैं उनको इंश्योरेंस किया जाता है, उसको जरा पढ़ लीजिएगा। एक सवाल जो है कल आने की संभावना है वो है जो कैश शॉर्टेज होता है ना, कैश शॉर्टेज,
तो कैश शॉर्टेज होता है तो वो कितने रुपए का कैश शॉर्टेज है जिसको फ्रॉड में गिना जाएगा? वो 5,000 तक नहीं होता है, 10,000 से ऊपर में सर, 10,000 और उससे ऊपर। हाँ, लेकिन देखा गया है प्रमोशन एग्जाम में सबसे ज्यादातर पूछे जाने वाला सवाल यही है कि कितने रुपए या उससे अधिक की अगर कैश शॉर्टेज पाए जाते हैं तो उनको फ्रॉड में डिक्लेयर करे जाएंगे। तो उसका आंसर होता है 10,000। कितना? 10,000। तो अगर 100 बार ये सवाल आया है तो केवल 99 बार यही सवाल पूछा गया। एक बार बस एक सवाल पूछा गया था, वो नेग्लिजेंस वाला, 5,000 से लेकर 10,000 अगर चेकिंग में पकड़ा गया तो फ्रॉड हो गया, ठीक है। अदरवाइज मैक्सिमम पूरे टाइम यही सवाल पूछा गया कि अगर काउंटर पे कितने रुपए जो है वो शॉर्टेज पाए गए तो उसको फ्रॉड में डिक्लेयर किए जाएंगे। तो 10,000 या उससे ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा, है ना। तो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 10,000 है। 10,000 में टिक लगा दीजिएगा। और एमएसएमई के बारे में तो बात कर लिया आपने। और एक को आपको पूछे जा सकते हैं कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस। कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस, तो गवर्नमेंट बिजनेस जब हम करते हैं, रिजर्व बैंक का काम करते हैं, तो हम लोग एजेंट के तौर पे काम करते हैं और जो आरबीआई होता है वो प्रिंसिपल होता है। तो एजेंट जब बन के हम काम करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट जो है उसके ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमको कमीशन देता है। तो पेंशन में कितना कमीशन मिलता है विजय रजक जी? 75 रुपया पर ट्रांजेक्शन सर। 75 रुपया पर टन। बराबर है। तो इसी को ही एक इम्पॉर्टेंट है, 75 रुपया पर ट्रांजेक्शन पेंशन का पूछा जा सकता है। चलिए, और फिर उसके बाद जो है आपका जो एक साथी ने कल सवाल जैसे पूछा कि 15H और 15G जो है बैंकों के द्वारा कितने समय तक प्रिजर्व किए जाते हैं? तो 7 साल तक प्रिजर्व किए जाते हैं। 7 साल। ये आप जरा देख लीजिएगा 15G 15H जो है। और उससे रिलेटेड जैसे रेंट की बात हुई, अभी रेंट पेड होता है तो टैक्स कितना लगेगा? 2,40,000, है ना, ये देख लीजिएगा। और आप अगला जो है आपका जो बैलेंस शीट से अगर देखेंगे तो बैलेंस शीट से एक ही सवाल आने की पूरी संभावना है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या है? विजय जी वो बताइए। तो लाइबिलिटी ज्यादा हो जाता है जब लाइबिलिटी एक्सेस हो जाए एसेट से तो। हाँ, अगर लाइबिलिटी एक्सीड हो जाए एसेट से तो वो होगा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। और एक है जो गुडविल है वो कौन सा एसेट है? गुडविल इंटेंजेबल। इंटेंजिबल क्यों है पंकज जी गुडविल जो क्योंकि है? सर उसको टच नहीं कर सकते सर। हाँ, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है गुडविल, है ना। गुडविल जैसे ना पब्लिक में ऐसा है, अरे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जाओ ना खाता खोलना है तो वहीं खुल जाएगा। तो क्या हो रहा है, पब्लिक क्या कह रही है? गुडविल है आपका, है ना। मतलब कहीं भी जाओ तो आपका गुडविल काम कर रहा है और वो भी ना आपका बिजनेस बढ़ा रहा है। तो इस बिजनेस बढ़ा रहा है तो क्या हो गया? वो एसेट हो गया, है ना। कमा के दे रहा है आपके लिए, क्योंकि आपने कुछ ऐसा काम किया कि बाजार में जाओ ना, कोई अगर विजय रजक जी पूछे कि सर मेरे को बैंक में खाता खोलना है, खाता खोलना है, तो पड़ोसी क्या बोल रहा है? अरे जाना रे पगला, यहाँ घर में बैठा है। वो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जा, तेरा खाता खुल जाएगा, तेरा एकदम पासबुक मिल जाएगा, सब मिल जाएगा और 2-4 दिन में लोन भी मिल जाएगा। तो क्या हुआ? ये गुडविल काम। वो आया दौड़े दौड़े, अरे वाह बढ़िया, और फिर वहां मिल गया अपना विजय रजक जी, वो और अच्छे से बोला अरे आ जाओ भैया लग खाता खोल देते हैं। ये गुडविल काम करता है, ये इंटेंजिबल एसेट है। तो एसेट इसलिए है क्योंकि ये कमा के देगा, है ना। और इंटेंजिबल इसलिए है क्योंकि ये दिखता नहीं है, छू नहीं पाते, है ना। सॉरी, इसको फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है इसका, इसीलिए इसको इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। चलिए, अगला जो आपके कल के प्रमोशन एग्जाम को देखते हुए वो आपके लिए जो है एनपीए से जुड़ा हुआ प्रोविजन है कि अगर कोई डाउटफुल एसेट्स है तो उसमें 100% प्रोविजन करना ही अनिवार्य होगा अगर वो कितने साल डाउटफुल एसेट में रह जाए? बताइए। मोर देन 3 years। 3 साल। हाँ देखो ये है ना, 3 साल से अधिक। हमारे एकदम डाउटफुल एसेट आ गए एकदम पुराने जो है महाराज ये एकदम डाउटफुल एसेट इसलिए रहते हैं कि इनका कुछ पता ही नहीं रहता कि आएंगे कि नहीं आएंगे, ये डाउट ही रहता है, तो एकदम पूरा डाउटफुल है। तो इनका 100% प्रोविजन करके रखते हैं हम कि ये नहीं आएंगे, आ गए तो अच्छा, नहीं आए तो और अच्छा, मतलब ये डाउटफुल। तो ये मोर देन 3 years हैं। ये इसलिए नहीं आते हैं कि जो पढ़ाते हैं वो सब तो सीख गए हैं, ज्ञान अर्जन कर लिए हैं गणपति बप्पा के आशीर्वाद से, तो नहीं सर, नहीं। चलिए कोई बात नहीं, है ना।
अब आते हैं प्रोविजन में। अभी जैसे अभी कल के एग्जाम में या अभी पिछले 4 तारीख को जो एग्जाम था उसमें ये सवाल पूछा गया कि आपका जो स्टैंडर्ड एसेट में प्रोविजन कितना होता है अगर वो लोन एग्रीकल्चर और एसएमई में है, तो स्टैंडर्ड अकाउंट में कितना होगा? 0.25। आउटस्टैंडिंग का 0.25। तो ये मुझे लगता है कि ये कल भी प्रमोशन एग्जाम में रिपीट हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कल जरूर रिपीट होगा यही सवाल, ठीक है। 0.25 जो है प्रोविजन होगा, और ये 100% प्रोविजन डाउटफुल वाला वो होगा। और एक सवाल जो आया था एनपीए से जुड़ा हुआ कि अगर किसी भी समय अगर किसी अकाउंट में उसके आउटस्टैंडिंग से 10% कम हो जाता है उसकी सिक्योरिटी, लॉस एसेस, लॉस डायरेक्ट लॉस में चला जाता है। अभी स्टैंडर्ड है, लेकिन आज हमारे शंकर जी महाराज जो है देखने चले गए उसके दुकान में और सिक्योरिटी नहीं है, 10% से कम हो गया, तो वो आके रिपोर्टिंग करेंगे, अपना स्थल निरीक्षण रिपोर्ट बनाएंगे कि महोदय शाखा प्रबंधक जी, आज मैं विजय रजक के दुकान में गया, दुकान में जाने पर क्या देखता हूँ, विहंगम दृश्य है वहां पर। पिछले महीने जो हम लोन दिए थे वो लोन की राशि वहां पर जो स्टॉक था वो गायब हो गया, अभी है नहीं। मैं फोटो वोटो वीडियो बना के ले आए। आजकल स्थल निरीक्षण करने के लिए बहुत सारे संसाधन, आपके अंदर कैमरा रहता है, बना लेते हो वीडियो फोटो उस समय का, तो उसके आधार पर सिक्योरिटी जो है आप उसमें डाल दोगे तो वो सीधे सीधे एनपीओ में चला जाएगा। तो ये बात हो गई। और एक जो सवाल कल के प्रमोशन एग्जाम में आएगा वो डीआरटी से जुड़ा हुआ है। डीआरटी में मैक्सिमम केसेस कितने रुपए तक के क्लेम सेटल किए जा सकते हैं? 20 लाख, 20 लाख तक सेटल किए जाते हैं। और जो नॉन कोऑपरेटिव बॉरोवर है उनका कट ऑफ लिमिट कितना है? नॉन कोऑपरेटिव बॉरोवर अगर डिसाइड करना है तो 10 उनका करोड़। कट ऑफ लिमिट कितना है? 10 करोड़ सर। 25 करोड़। 25 करोड़। नॉन कोऑपरेटिव बॉरोवर, दरअसल पहले समझे, नॉन कोऑपरेटिव बॉरोवर ऐसे बॉरोवर होते हैं 90 डेज जो स्टैंडर्ड हैं, अभी मतलब उनका खाता सही चल रहा है, आपके यहाँ पैसा लिया है, ब्याज भी भर रहा है, सब कर रहा है, बढ़िया चल रहा है, शानदार चल रहा है, लेकिन वो आपके बैंक के नीति नियमों का पालन नहीं कर रहा है, आपके बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन को अनुपालन करने में सहयोग नहीं कर रहा है, आपको इंस्पेक्शन करने नहीं दे रहा है, आपको जो एसेट है जो आपके हाइपोथिकेशन में आप दृष्टिबंधन में उसको देखने नहीं दे रहा है, या फंड का डाइवर्सन कर रहा है, लेकिन आपका किस्त बराबर पटा रहा है। इस ऐसे जो ग्राहक हैं उनको नॉन कोऑपरेटिव बॉरोवर कहते हैं, और ऐसे की रिपोर्टिंग की जाती है क्रिलिक को, और उनका जो कट ऑफ लिमिट है या थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 5 करोड़ और 5 करोड़ से ज्यादा। कितना? 5 करोड़ और 5 करोड़ से ज्यादा। तो जो 5 करोड़ और 5 करोड़ से ज्यादा है उनको माइनोरली वॉच किया जाता है कैसे कस्टमर है, भले ही स्टैंडर्ड क्यों ना हो, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग की जाती है क्रिलिक को। क्रिलिक का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। तो क्रिलिक को जो है आपको रिपोर्ट की जाती है। चलिए, एक और सवाल जो है आपको पूछे जा सकते हैं वो है सरफेसी से जुड़ा हुआ, कि सरफेसी एक्शन चलाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है। सरफेसी एक्शन जो है कौन कौन से कंडीशन है? आउटस्टैंडिंग 1 लाख से अधिक होना चाहिए, सेंशन लिमिट 80% से अधिक होना चाहिए। हैं? क्या बोल देते हैं यार, कौन है स्पीड से? हाँ, पंकज पहला सर। बोलो, पहला सर आउटस्टैंडिंग जो है, प्रेजेंट आउटस्टैंडिंग 1 लाख से ऊपर अधिक होना चाहिए, बराबर, ये सही है। दूसरा, खाते का जो बकाया है वो सेंशन लिमिट के 80% 20% से अधिक होना चाहिए। हाँ आप सही है, आप बराबर है। तो एग्जाम के समय अच्छा बताया आखिरी आखिरी में कि जो आउटस्टैंडिंग है आज उसका सैंक्शन लिमिट से 80% से कम हो गया, तो आप जो है सरफेसी नहीं चला सकते। और सरफेसी चलाने के लिए वो और एक कंडीशन है जिसमें नहीं चला सकते, अगर स्टैंडर्ड अकाउंट है तो सरफेसी नहीं चला सकते, ठीक है। और क्या, एग्रीकल्चर लैंड सिक्योरिटी पे है तो आप क्या नहीं सरफेसी नहीं चला सकते। और कहाँ नहीं चला सकते बताओ? 80% अगर पटा दिया हो तो 20% अमाउंट पे नहीं चलेगा। ठीक बात है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, एक और कंडीशन है कि मान लीजिए कंसोर्टियम फाइनेंस है, तो कंसोर्टियम फाइनेंस में अलग अलग बैंक के जो लोन देते हैं, सब जो लेंडर हैं जो वैल्यू में जो दिए हैं वो वैल्यू ऑफ लेंडर के 60% लोग अगर सहमत होते हैं, वोटिंग करते हैं, तब जाके सरफेसी लगता है। जितने लोग भी किए ना, एक से ज्यादा बैंक अगर लोन देती है तो उनको कंसोर्टियम फाइनेंस कहते हैं,
तो कंसोर्टियम फाइनेंस में उस सिक्योरिटी पर जो चार्ज लगता है उसको कौन सा चार्ज कहते हैं विजय रजक जी? कंसोर्टियम फाइनेंस में जो चार्ज लगता है उसको कौन सा चार्ज कहते हैं? परिपशु चार्ज। पारिपशु चार्ज। पारिपशु चार्ज क्या होता है? पारिपशु चार्ज ऐसा होता है कि जब भी इनमें प्रोरेटा आधार पर, मतलब जैसे जैसे लोन दिए हैं वैसे वैसे सिक्योरिटी पे उनका हिस्सा होगा। अगर 100 रुपए का लोन दिए हैं और उसमें शंकर जी का लोन देने का हिस्सा 10% का है, तो सिक्योरिटी पे भी इनका आउटस्टैंडिंग जब होगा उनमें 10% का इनका शेयर होगा प्रोरेटा बेस पे। तो इसको बोलते हैं कंसोर्टियम फाइनेंस। तो ये कंडीशन है। और 60 दिन का डिमांड नोटिस दिया जाता है कि 60 दिन के अंदर पैसा पटा दीजिए, जिसको 13-2 नोटिस कहते हैं, नहीं तो कब्जा कर लेंगे। 60 दिन तक नहीं पटाया, बीच में कोई ऑब्जेक्शन आ गया तो उस ऑब्जेक्शन का जवाब बैंक को 15 दिन में देना है। अगर नहीं पटाया तो आप उसमें फिजिकल पोजीशन ले सकते हैं। फिजिकल पोजीशन लेने के लिए ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन जब फिजिकल पोजीशन ले लिए तो फिजिकल पोजीशन लेने के बाद 7 दिन के अंदर 2 न्यूज़पेपर में आपको छापना है और फिर उसके बाद रिजर्व प्राइस फिक्स करनी है, फिर ऑक्शन की तैयारी करनी है और ऑक्शन पे जाना है। ऑक्शन में जब बीड आ जाएगा, सक्सेसफुल बीडर आ जाएगा, तो फिर उसके बाद बेचने से पहले जो है 30 डेज की नोटिस देनी है कस्टमर को। और अगर कोई सक्सेसफुल बीडर आ गया तो वो 25% तुरंत देगा। ऑक्शन में भाग लेने के लिए रिजर्व प्राइस का 10% देगा। सक्सेसफुल बीडर हो गया तो उस बीड अमाउंट का 25% इमीडिएट भरेगा। बाकी 75 को 15 दिन का समय दिया जाता है, जिसको महाप्रबंधक या आपके जो रिकवरी के हेड हैं समय समय पर उसका आवश्यकता अनुसार उसको परमिशन भी दे सकते हैं समय के लिए। तो ये पूरा सरफेस ही आपका 1 मिनट में खत्म हो गया। अब एक आता है, एक इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है, डेथ क्लेम विल बी सेटल विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर द रिसीविंग ऑफ कंप्लीट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट? 15 दिन। हाँ, 15 दिन सर जो है डेथ क्लेम सेटल हो जाएगा। और फिर आएगा जो कंज्यूमर उपभोक्ता फोरम है, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट फोरम का आर्थिक क्षेत्राधिकार कितना है? डिस्ट्रिक्ट का 50 लाख से। हाँ, 50 लाख तक के जो दावे हैं वो डिस्ट्रिक्ट फोरम को जाएंगे। 50 लाख से अधिक और 2 करोड़ तक के जो 2 करोड़ दावे हैं, क्लेम है, वो जाएगा स्टेट कमीशन को। और 2 करोड़ से ज्यादा है जाएगा नेशनल कमीशन को। और एक कमीशन से दूसरे कमीशन में अपील करने के लिए 30 डेज का समय मिलेगा। और इसका लिमिटेशन पीरियड 2 साल है फ्रॉम द काज ऑफ एक्शन। जिस दिन घटना घटित हुई उसके 2 साल के अंदर जो है वो शिकायत कर सकता है। एक सवाल पूछा जा सकता है आपको नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ, नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ जो पॉपुलर सीरीज का सवाल पूछा जा रहा है, क्या है विजय रजक जी बताएंगे? नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ क्या सवाल आएगा कल? इंडिविजुअल में नॉमिनेशन लेंगे सर। एक तो सवाल फॉर्म इन नॉमिनेशन का जो फॉर्म भरा जाता है ना, वो पूछ रहा है अभी कौन सा फॉर्म जो है नॉमिनेशन कैंसिल करने के लिए भरा जाता है, बताओ? DA2 ये हुई ना। D3 सर है D3 तो कैंसिल के लिए D3 DA3 चेंज करने के लिए है, DA2 कैंसिल करने के लिए है। तो कैंसिल करने के लिए क्या है DA2, और ज्यादातर DA2 का ही पूछता है। DA2 फॉर्म है वो कैंसिल करने के लिए। और बाकी जो अगर उसमें सेक्शन वगैरह पूछेगा तो सेक्शन तो आपका क्या है कि 45A से 45Z बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डिपॉजिट अकाउंट में होता है, सेफ कस्टडी में होता है और लॉकर में होता है। और अभी जैसे पिछले संडे को सवाल पूछा था कि इंडिविजुअल अकाउंट में ही ये नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब ऐसा दिया था HUF, कंपनी, सोसाइटी और इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल में नॉमिनेशन है। तो नॉमिनेशन तो एक सवाल जरूर है। और वो आएगा आपका तो नॉमिनेशन कैंसिल करने के लिए कौन सा फॉर्म लगेगा, DA2 याद रख लीजिए। और नॉमिनेशन चेंज करने के लिए DA3, नॉमिनेशन लेने के लिए फ्रेश जो है DA1, बराबर है? यस सर। ओके। सर मेरा क्वेश्चन था सर। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि आप लॉकर में अगर जॉइंट नाम से लॉकर है और ARS उसका संचालन है, तब नॉमिनेशन होगा कि नहीं होगा? देखिए जब नॉमिनेशन आता है ना तो अलग अलग होता है। डिपॉजिट अकाउंट की अगर बात करें, आपके यहाँ लॉकर की बात कर रहे हो ना, अगर लॉकर में सिंगल अकाउंट होल्डर है लॉकर में, तो नॉमिनेशन केवल ओनली 1 नॉमिनेशन अलाउड, सिंगल है। लॉकर में अगर सिंगल अकाउंट होल्डर है तो 1 नॉमिनी अलाउड है।
अगर जॉइंट अकाउंट है और आइदर सर्वाइवर है, आइदर सर्वाइवर मतलब कोई भी लॉकर ऑपरेट कर सकता है, तो नॉमिनेशन नॉट अलाउड। ठीक है सर एक स्लाइड देखा था, उसमें आपने उसमें भी नॉमिनी वन अलाउ लिखा हुआ था और आपने ऐसे पढ़ाया था, तब यही बताया था जो अभी आप बता रहे हैं। हाँ, बट वो मैं अभी जो बता रहा हूँ उसको आप सही मानिए कि अगर जॉइंट अकाउंट है, आइदर सर्वाइवर है, आइदर सर्वाइवर मतलब दोनों में से कोई भी ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, तो वहां पर नॉमिनेशन अलाउ नहीं है। लेकिन अगर जॉइंटली ऑपरेटेड है, जॉइंटली दोनों को एक साथ ही करना है, तब जाके नॉमिनी है। एक से ज्यादा नॉमिनी कर सकते हैं। हाँ, एक से ज्यादा नॉमिनी कर सकते हैं। ये क्लियर है? जो अभी बता रहा हूँ इसको सत्य माना जाए और इसको कल के एग्जाम में इसका प्रयोग किया जाए। चलिए, तो सिंगल लॉकर है तो एक नॉमिनी, अगर जॉइंट अकाउंट है, आइदर सर्वाइवर है, तो नो नॉमिनी, जॉइंट अकाउंट है लेकिन जॉइंटली ऑपरेटेड है लॉकर में, तो एक से अधिक नॉमिनी अलाउड है। अगर डिपॉजिट अकाउंट है तो कितने नॉमिनी होगा राजू जी? डिपॉजिट अकाउंट है तो ओनली वन नॉमिनी इज अलाउड, ओनली वन नॉमिनी इज अलाउड। और अगर सेफ कस्टडी है तो सिंगल अकाउंट है तो वन नॉमिनी, जॉइंट अकाउंट है तो नॉट नॉमिनेशन, कोई नॉमिनेशन नहीं। ठीक है, चलिए, तो नॉमिनी में से ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि अगर कोई नॉमिनेशन कैंसिल करना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्म लगेगा शंकर महाराज? नॉमिनी अगर चेंज करना चाहते हैं तो DA2 लगेगा, DA2 लगेगा। चलिए, जो न्यूली जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है उसकी शुरुआत कब हुई है? न्यूली इंटीग्रेटेड नवंबर 2021, 12 नवंबर 2021। इसमें मैक्सिमम अवार्ड कितना दे सकते हैं ओम्बुड्समैन? 20 लाख। 20 लाख। और मेंटल एगोनी के लिए 1 लाख। जवाब देने के लिए कितना समय है? 15 दिन। 15 दिन सर। और कंप्लीट रेजोल्यूशन करने के लिए कितना दिन है? इसका सेंट्रल रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। बहुत बढ़िया, पूरा एकदम कमाल कर दिया आप हैं। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का मैक्सिमम प्रोजेक्ट का मैन्युफैक्चरिंग का कितना है? 50 लाख। 20 लाख सर। और सर्विस का? सर्विस का 20 लाख। 20 लाख। ठीक है, 20 लाख से। ठीक है, मैक्सिमम सब्सिडी स्पेशल केसेस रूरल में कितना है मैक्सिमम सब्सिडी? रूरल में सर 35। 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कास्ट, 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कास्ट। और जब भी देखिए एग्जामिनेशन में जब सवाल पूछता है ना तो मैक्सिमम पार्ट को पूछता है, मैक्सिमम वाले पार्ट को, है ना। एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर में भी देखिएगा मैक्सिमम कितना है, 44%। ठीक है, तो स्पेशल कैटेगरी में वो इसलिए बताना चाहता है कि सरकार देखो कितना मैक्सिमम आपको कंट्रीब्यूशन कर रही है, इसलिए मैक्सिमम पार्ट को पूछा जाता है। ठीक है, और NRLM में जो फर्स्ट डोज है वो कितना है? फर्स्ट डोज NRLM में 1.5 लाख। 1.5 लाख। NRLM में 4 से 8 गुना या 1.5 लाख, है ना। कम से कम 1.5 लाख रुपए तो देना ही देना है। सेकंड स्टेज में कितना है? 2 लाख। 3 लाख। 3 लाख। सब 2 लाख। 8 गुना या 3 लाख? सर 2 लाख। सेकंड स्टेज में 5 से क्या गुना है देख लीजिएगा, वो मुझे याद स्क्रीन पर है नहीं। 8 गुना है सर 3 लाख। ओके, 3 लाख को याद रखिए सेकंड स्टेज में, और फर्स्ट स्टेज में 1.5 लाख, और थर्ड स्टेज में 6 लाख। 6 लाख। 6 लाख। बहुत बढ़िया। और नो कोलेटरल सिक्योरिटी, विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी मैक्सिमम लोन विल बी अंडर NRLM 20 लाख। 20 लाख। नो मार्जिन, नो कोलेटरल सिक्योरिटी 10 मैक्सिमम लाख। 10 लाख। 10 लाख सर। बहुत बढ़िया। ओके, इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल, इंटरेस्ट सबवेंशन 3 लाख सर। 3 लाख तक के लोन। बहुत बढ़िया। 3 लाख तक सर 4.5% है, और 3 लाख से 5% में 5% है, ऐसा कुछ है। ये ऐसा ही है, जैसा बोल रहे हो ऐसा ही है। मैक्सिमम जो है वो इंटरेस्ट 5.5 है ना मैक्सिमम। तो आप एकदम बिल्कुल हायर स्किल की पढ़ाई की हो, 2 से 3 में आएगा ये सर आपका ही सर वीडियो देखे सर, 50-60 वीडियो देखे हैं, तो उसमें बहुत क्वेश्चन हमको रिपीटेड मिला है। हाँ, वो वही कमाल करता है। अगर आपकी न्यू मजबूत हो गई ना मेरे वीडियोस देख के, जी और बहुत शायद सर। सरल तरीके से समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बेसिक सर फंडा हम ये कर रहे थे कि सर जैसे हमारा कल 1 से 2 का है, तो लेवल यही रहेगा क्या? यही रहेगा, कल यही रहेगा जो भी बता रहे हैं। ठीक है,
और आप यकीन मानिए, हो सकता है आपका सरल हो, क्लरिकल टू ऑफिसर का कठिन हो जाए, जैसा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। तो डोंट क्या बोलते हैं, अंडर एस्टिमेट द कॉमन कॉमन जो कॉमन बैंकर, उन लोग बोलेंगे कि हम मेहनत ज्यादा करते हैं, हमको कठिन सवाल पूछा गया। तो कोई बात नहीं, ये अब आईबीपीएस का सिस्टम है। और अभी लगातार मैं 2-3 बैंकों में ऐसे देखा हूँ कि क्लरिकल टू ऑफिसर में कठिन सवाल आए रहे हैं, और ऑफिसर टू आगे में जो है थोड़े से सरल सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में तो देखे होंगे सब लोग, है ना कैसे। अब एक सवाल आपको याद रखिए कि जो NULM का फाइनेंस किया जाता है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में वुमेन बेनिफिशरीज के लिए टारगेट एंड रिजर्वेशन कितना है वुमेन बेनिफिशरीज के लिए? 44%। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM में वुमेन बेनिफिशरी के लिए 30%। वुमेन बेनिफिशरी 30% है, माइनॉरिटी कम्युनिटी 15% है, डिजेबल पर्सन 3% है। तो इसमें वुमेन बेनिफिशरी को ज्यादातर पूछता है क्योंकि वो ज्यादा रिजर्वेशन है, 30% का। ठीक है, चलिए। और अभी और पूछा जा सकता है आपको, फॉरेन एक्सचेंज का तो कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, है ना, फॉरेन एक्सचेंज का नहीं पूछा जाएगा। फटका का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। एक आध जो है आपका जो चार्जेस से जुड़े हुआ जो चीज़ है वो आपको देख लीजिएगा, कि एप्लीकेशन कहाँ लगता है, प्लेस कहाँ लगता है, मॉर्गेज कहाँ लगता है, ये इसमें से सवाल आ सकता है। सर एफडीआर में क्या लगता है? एफडीआर में लगेगा असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट लगेगा। ठीक है, लेकिन अभी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में सवाल आया था कि कौन सा सही मैच ढूंढो, मैच मतलब वो मिलाओ, तो उसमें सबसे अप्रोप्रिएट एफडीआर के साथ लियन था, बाकी जो मैचिंग थे वो सब गलत थे, तो उन्होंने वो लियन लगा दिया। और क्योंकि और जो ऑप्शन थे और वो खराब थे और गड़बड़ थे, ये भी गलत था है एक हिसाब से। एफडीआर के अगेंस्ट असाइनमेंट आता है, असाइनमेंट इसलिए आता है क्योंकि एफडीआर के साथ साथ एफडीआर 10 लाख का है, लेकिन आप क्या करते हो, फ्यूचर इनकम को भी असाइन कर लेते हो कि फ्यूचर में जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी हमारे चार्ज में आ जाता है ना, इसलिए उसको असाइनमेंट कहा जाता है, तो इसलिए असाइनमेंट सही होगा। चलिए, अगला जो है राइट अप सेटअप से जुड़ा हुआ देख लीजिएगा, राइट अप सेटअप से कि राइट अप सेटअप क्या होता है। अगर कोई बैंक में एक खाता डेबिट में है, एक खाता क्रेडिट में है, तो उनमें एक दूसरे में जो एडजस्ट कर दिया जाता है उसको बोलते हैं राइट अप सेटअप, सेम नेम सेम कैपेसिटी में। तो वो इसमें से जुड़ा हुआ एक सवाल आ सकता है। अच्छा, और माइनर से जुड़ा हुआ एक सवाल आने की उम्मीद है, माइनर से जुड़ा हुआ एक बार देख लीजिएगा। जैसे अभी पिछले संडे को आया था कि अगर कोई माइनर मेजर हो जाता है और किसी पार्टनर बन गया रहता है किसी कंपनी का, तो अपनी मेजोरिटी अटेंड करने के बाद कितने महीनों के अंदर उसको एक्सेप्ट 6 करना months। कि 6 महीने से 6 उसका months। पार्टनर बनेगा। हाँ, 6 months। 6 मंथ। और एक सवाल आता है माइनर जो है क्या क्या नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है ना, तो वो आप देख लीजिएगा। माइनर सब कुछ कर सकता है लेकिन सबको लायबल बना देगा, नॉमिनेशन खुद नहीं लायबल कर नहीं। लायबल बना दे। तो माइनर सब कर सकता है ना। माइनर कैन नॉट डेलीगेट अथॉरिटी बट ही कैन बिकम एजेंट, है ना, वो कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाएगा, लेकिन वो एजेंट बन सकता है, पार्टनर बन सकता है, सब कुछ कर सकता है, आपको सब सब में फंसा देगा माइनर, है ना। चलिए, और जो एक है जॉइंट अकाउंट से जुड़ा हुआ फार्मर सर्वाइवर से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि एक ग्राहक आपकी शाखा में आता है, काउंटर पे निवेदन करता है कि महोदय मुझे ना मतलब एक रिश्तेदार के साथ खाता खोलना है, लेकिन ये बात याद रहे कि जब तक मैं जिंदा हूँ इस खाते का परिचालन मैं ही करूंगा, मेरे मरने के बाद ही जो है मेरे रिलेटिव सर्वाइवर कर सकेंगे। इसको क्या कहते हैं? फार्मर और सर्वाइवर। इसको बोलते हैं फार्मर सर्वाइवर। फार्मर सर्वाइवर का जो सरल जो समझने का तरीका है कि फार्मर सर्वाइवर इज ए मैंडेट फॉर ऑपरेटिंग द जॉइंट अकाउंट्स टिल फार्मर विल अलाइव, फार्मर विल ऑपरेट द अकाउंट, आफ्टर द डेथ ऑफ फार्मर पेमेंट विल बी मेड टू द सर्वाइवर एंड क्लोज द अकाउंट। ये उसकी परिभाषा है। तो ये आप देख लीजिएगा कि जब तक पहला वाला जिंदा है वही चलाएगा, पहले वाले के मरने के बाद जो है खाते बंद कर दिए जाएंगे और पैसा जो है बचे हुए को दे देंगे। तो आज के इस प्रमोशन एग्जाम में जो कल भाग ले रहे हैं आप सभी साथियों को, आज हो गया वो तो,
12 बज गए, है ना। एक और इम्पोर्टेंट है, ट्रांजेक्शन कोड देख लीजिएगा। ट्रांजेक्शन कोड सेविंग के चेक के लिए कितना ट्रांजेक्शन है? कितना ट्रांजेक्शन कोड है सेविंग चेक के लिए? 10 डीडी के लिए 16 और एक है ना 10 और एक है मल्टीसिटी चेक 31 31। ठीक, तो ये सेविंग का देख लीजिएगा। और एक डिमांड ड्राफ्ट का ट्रांजेक्शन कोड देख लीजिएगा। डिमांड ड्राफ्ट 16 एक MICR का कितना डिजिट होता है वो देख 9 डिजिट। 9 डिजिट। IFSC कोड कितने डिजिट का होता है? IFSC कोड 11 डिजिट। आपका UPI में मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन लिमिट कितना है? UPI में 2 लाख पर ट्रांजेक्शन मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है। 2 पर लाख डे है वो, पर डे 2 लाख है, पर ट्रांजेक्शन 50,000 है। एक बार देख लीजिएगा। अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है, वैसे इसमें थोड़ा सा फर्क है। बैंक के UPI साइड में फर्क है। तो ये नेशनलाइज बैंक है, ग्रामीण बैंक आपका इंटरनल ही पूछेगा, इसमें से पूछेगा। तो अगर ओवरऑल पूछेगा तो एक IMPS का ट्रांजेक्शन पूछ सकता है कि 5 लाख IMPS कितना हो गया, 5 लाख, तो उसमें 5 लाख करेगा। लेकिन UPI का ट्रांजेक्शन हो गया, ATM कार्ड आपके बैंक का हो गया, ये आपको पर्सनल आपके प्रोडक्ट से देखने होंगे। और ये कैसे देखा जा सकता है शंकर जी? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो ये बोला है सर, इस्तेमाल तो करे नहीं, विश्वास कैसे करेंगे? हमने सर, ये शंकर जी से पूछ लीजिए। सर वो पहले ICCW भी पूछ सकता है सर, आपने बहुत पहले पढ़ाया था लगभग हाँ मई जून के महीने में। हाँ, फुल फॉर्म बता दीजिए हाँ जी। कि ICCW का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जा सकता है। क्योंकि RBI ने जो ICCW क्या क्या बोले आपने? ICCW इम्प्रूवेबल कार्डलेस हाँ, कैश विड्रॉल। ऐसा क्या? ऐसा नहीं है, हाँ जी, वो ऐसा ही है है सर। इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। ICCW क्या है? इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। इंटर यस सर, यस सर। ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को सलाह दिया है कि आप जो है ऐसा ऑप्शन निकालिए कि जो कार्डलेस कैश विड्रॉल हो जाए, कार्डलेस कैश इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल हो जाए। सभी बैंकों को ये दिशा निर्देश दिया गया है। इसके तहत क्या प्रोविजन किया गया है? इसकी लिमिट है सर मैक्सिमम 5,000, मिनिमम 100 रुपीज। हाँ, तो ये जो है नेशनलाइज बैंकों का जो है पायलट बेसिस पे जो है आप चालू किया है। एक वीडियो छोटा सा है, उसको जाके देख लीजिएगा। ICCW का बनाया है मैंने, बस इसमें फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है ना। मिनिमम कितना है सर? हाँ जी, मिनिमम कितना है इसका? 100 सर, 100। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या कितना है, वो वीडियो देखना पड़ेगा आपको, है ना। वो वीडियो देखना पड़ेगा। असल में ये ऐसा है, मैं भेज दूंगा सर, शंकर मेरे जी, पास रखा है ये इसका। क्या है मैं बता रहा हूँ, ये क्या है। इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल रेट जो है ना, ये बोल रहा है कि हमेशा ATM कार्ड नहीं है। ATM कार्ड का चिप का प्रॉब्लम आ रहा था ना अभी। भारत रशिया यूक्रेन के युद्ध हुआ था, तो कुछ बाहर से चिप आता था, ATM कार्ड नहीं मिलता था। तो ये सुविधा दिया है कि ATM से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, वहां जाके UPI एनेबल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? UPI से एनेबल्ड हो जाएगा। मतलब वहां पर जब ATM कार्ड डालते हैं तो पिन डालते हैं ना, वहां जगह के वो आ जाएगा। ATM स्विच में स्क्रीन पर UPI का QR कोड आ जाएगा। QR कोड से आप एथराइज कर दोगे तो पैसा निकल जाएगा। उसको बोलते हैं इंटर ऑपरेबल कैश, मतलब कार्डलेस कैश विड्रॉल। समझ गए राजू नयन जी? समझ गए क्या है? जैसे ATM में जाते हैं तो ATM कार्ड लेके जाना पड़ेगा। तो ATM कार्ड ही नहीं था, कई ग्राहकों के पास ATM कार्ड नहीं मिल रहा था, कुछ चिप का इशू था। तो RBI ने बोला कि भाई बिना ATM कार्ड के जाए वो वहां पर सारा चीज करे, और जो फाइनल जो पिन नंबर डालते हैं उसकी जगह QR कोड आ जाए। QR कोड से वो जो है UPI में एथराइज कर दे। जैसे UPI में अभी कुछ करते हैं कहीं से पेमेंट, तो एक आता है ना, पॉपअप आता है ना, पे नाउ करो, आता है कि नहीं? जी सर। आता है। तो पे नाउ करेंगे, वो नोटिफिकेशन में जाके तो पे हो जाता है। ठीक उसी तरह उसमें आएगा विड्रॉल योर कैश नाउ, तो उसमें आएगा 5,000। तो यस करोगे, पिन डालोगे तो 5,000 रुपये ATM से बाहर निकल जाएगा। ऐसे टाइप का ऑप्शन के अंदर बोला है, इसको बोलते हैं ICCW। चलिए, तो ये हो गया। बाकी जो है और बाकी चीज़ें जितनी बार क्रेडिट पॉलिसी से जुड़ा हुआ RBI के जो है पॉलिसी रेट और रिजर्व रेट देख लीजिएगा। अभी CRAR कितना है?
CRR अभी 4.5 से। CRR जो है नहीं CRR 4.50 है ना? 4.50। और आपका SLR कितना है? 30%। रेपो रेट 18%। हाँ, रेपो रेट वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप सभी का हौसला अफजाई करते हैं। आप सभी साथियों को जो है हम कल के प्रमोशन एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आइए थोड़ा मेरे सा साथ। हाँ जी, प्रायोरिटी सेक्टर से सर 2-4 क्वेश्चन बता दीजिए क्या पूछे जा सकते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर से जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपके टारगेट से रिलेटेड। वीकर सेक्शन में RRB का टारगेट कितना है? 15%। 15% ऑफ ANBC या CEOB। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए कितना टारगेट है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए कितना टारगेट है? कितना है? 10%। 10%। सही बात। 10% है। तो पहले कितना था? 8% था 2021 में, 2022 में 9%, 2023 में 9.5%, 2024 में 10%। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। फिर स्मॉल फार्मर क्या है, मार्जिनल फार्मर क्या है, वो पूछा जा सकता है। ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर की जमीन है वो मार्जिनल फार्मर हैं। ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 2 हेक्टेयर की जमीन है वो स्मॉल फार्मर है। ये हो गया। फिर आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक 75 फाइनेंस लाख। अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर वेयर हाउस रिसीट कितना होगा? निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट 76 लाख। 75 लाख रिपेबल विद इन 12 मंथ्स। तो ये आपको पूछा जा सकता है। फिर आपको पूछा जा सकता है जो है क्या बोलते हैं वो हेल्थ केयर फैसिलिटी है ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या 10 मिशन है? हेल्थ मिशन करोड़। आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के तहत मैक्सिमम लोन कितना है प्रायोरिटी सेक्टर में? 10 करोड़। 10 करोड़। 10 करोड़ है। तो ये जस्ट लाइक टारगेट से जुड़ा हुआ सारी चीजें आप देख लेंगे तो आपका प्रायोरिटी सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। जी। तो प्रायोरिटी सेक्टर से हो जाएगा। फिर वीकर सेक्शन का देख लीजिएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आ सकती हैं। तो आपको आने हैं 60 क्वेश्चन। वैसे तो 60 क्वेश्चन हम लोग इसी सेशन में ही चर्चा कर चुके हैं, उससे ज्यादा। और कल परसों 4 दिन 5 दिन पहले या अगर 1 महीने से जुड़े होंगे, जैसे ये देखो ये ठोक ठोक के माथे में अंदर ले जाते हैं अपना शंकर जी, अंदर जा सवाल अंदर जा सवाल कर रहे हैं। सर आपने एक क्वेश्चन मांगा था सर 75 में। हाँ सॉरी सर, वो जो था ना जी 15 अगस्त को जो, हाँ तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था सर, वो क्वेश्चन आया है सर इनके में जो आया। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में। अच्छा, तो वो कितना मजा आएगा ना कल। वही देखो अभी ना त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के और 30-40 सवाल मेरे पास है स्केल 2 to 3 का। स्केल 2 to 3 का सवाल अभी भी है ना। वो एक आध दिन डिस्कस करेंगे। फिर कल देखो कल कितने सवाल आ जाएंगे आपके पास। कल विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक के एग्जाम है। कल विनायक जी के बैंक एग्जाम में आया था सर, विनायक पाल जी के एग्जाम में आया था। नोडल एजेंसी, हुई नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी KYC का क्या है। फिर कल जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जाम है। कल जो है आपके मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का एग्जाम है ना। तो चलिए हमारे तमाम जो कल प्रमोशन एग्जाम में भाग लेंगे उन साथियों के लिए थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं सच्चे मन से। अपने आराध्य देव गणपति भगवान या अपने जो इष्ट देवता जिसको आप मानते हैं, जिस पर आपका आस्था विश्वास है, उसको सच्चे पवित्र मन से आह्वान कीजिए। ध्यान मग्न होके शरीर रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आपके पैर दोनों जमीन में टच होने चाहिए और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी। मन में पवित्र भाव होने चाहिए और प्रार्थना की मुद्रा में एक बार ऊपर आसमान की ओर देखते हुए, क्योंकि हम उनका राह देखते हैं और आसमान से जुड़ने की कोशिश करते हैं और वो परम शक्ति जो आसमान से हमें मिलने वाली है उनको देख के आह्वान करते हैं। फिर सीधे अपना रीढ़ की हड्डी सीधा होते हुए मेरे साथ मन ही मन दोहराइए, हे भगवान, हे प्रभु, हे इष्ट देवता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा ही हमारे साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा ही हमारे साथ हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सदा ही हमारे साथ हैं और लगातार ऊर्जा देने वाला हमारा साथी बनकर हमारे साथ हैं। मैं सफलता के बहुत करीब पहुंच रहा हूँ। मुझे सफलता सामने से नजर आ रही है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ।
मैं बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। मैं सफलता के करीब पहुंच रहा हूँ। मुझे एहसास हो रहा है कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। आपने मुझे सब कुछ दिया। आपने मुझे साहस दिया। आपने मुझे ऊर्जा दिया। आपने मुझे शक्ति का संचार करने में सहारा दिया। आपने मुझे सफलता के करीब लाने में पूरा अपना साथ दिया और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मुझे सफलता प्रदान कराएंगे। आप मुझ में साहस भरेंगे, आप मुझ में शक्ति भरेंगे, आप मुझ में विद्या, बुद्धि, संयम और विवेक भरेंगे ताकि मैं सफलता का सामना बहुत ही सद्भाव के साथ और साहसी होकर मैं करूँगा। भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ कि कल आप मेरे साथ रहना। मैं आपका एक छोटा सा भक्त हूँ और इस भक्त को जो भी जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन मैं अपने बल, बुद्धि, विद्या, विवेक से सद्भाव के तौर पर करूँगा। अगर मुझसे कल कोई त्रुटि हो गए तो उसे अपने लिपिबद्ध करके सही कर देना भगवान। मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देना। मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देना। मेरे अपमान को सम्मान में बदल देना। मेरे रोज को योग में बदल देना। मेरे रोग को निरोग में बदल देना। मुझे सफलता दिला देना। मेरे परिवार के चेहरों पे मुस्कान दिला देना। मेरे जीवन को एक नई पहचान दिला देना भगवान। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे सब कुछ दिया। आपने मुझे यह अवसर दिया और आप मेरे साथ हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने दोनों हाथ को थोड़ा घर्षण करिए, थोड़ी सी गर्म हाथ लाइए और भगवान को याद करते हुए, उनकी ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने आँखों पे हल्का सा टच करिए। कुछ किरणें नजर आएंगी आपको और अपने मन मस्तिष्क को पवित्र मन से उनसे प्रार्थना और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए, आभार व्यक्त करिए और अपनी आंखें खोल लीजिए। आप बहुत तरोताजा महसूस करेंगे, बहुत ही शक्तिवान महसूस करेंगे, बहुत ही सामर्थ्यवान महसूस करेंगे और अपने जीवन के भाग्यवान महसूस करेंगे। ऐसा मुझे विश्वास है और ऐसा मुझे भी एहसास होता है हर घड़ी जब भी मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। मेरे जीवन में ऐसा लगता है कि मैं भाग्यवान हूँ, मैं सौभाग्यवान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं शक्तिवान हूँ और मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ और एक बेहतरीन इंसान हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी ऐसा महसूस हुआ होगा। थोड़ा प्रतिक्रिया दीजिए, कैसा महसूस हुआ शंकर जी? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया मुरली जी, है ना? जी तो सर। आप जो भी परिणाम हुए, देखिए सफलता के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप सफल हो गए तो बहुत अच्छा, अगर आप सफल हो गए तो बहुत अच्छा, और अगर सफल नहीं हुए तो उससे भी अच्छा। क्योंकि अगर सफल हो गए तो ये आपके मन मुताबिक हुआ और असफल हो गए तो फिर उस ऊपर वाले के मन मुताबिक हुआ है और वो कभी आपका बुरा नहीं चाहता। आप हमेशा याद रखिए, आपकी जो मेहनत है वो आपकी पहचान है, वरना सही बात है सर, आपकी बिल्कुल जो सही बात। मेहनत है वो आपकी पहचान है, वरना शंकर के नाम के तो बहुत सारे इंसान हैं। वाह, है ना? तो आपकी मेहनत है, आपकी पहचान है यस सर। और ये मेहनत जो है एक जो इंसान बनाया है जिसमें हम अपने आप को भाग्यवान महसूस करते हैं, सौभाग्यवान महसूस करते हैं। जितने घड़ी आप स्क्रीन पर रहते हो अपने आप को सौभाग्यवान महसूस करते हो। कई ऐसे भी साथी होंगे जो स्क्रीन पर अभी नहीं होंगे और अपने आप को कोसते होंगे, अरे यार क्या जिंदगी है यार, बेकार है यार। अरे आज तो सब साथियों ने जो आंसर दिए हैं सर, ये सभी कल आना है और क्या, और सब याद हो गए हैं। सब भगवान सही की बात। माया है मुरली साहब, सब जी गणपति बप्पा की माया है। उसने जो अभी आपको ज्ञान के रास्ता दिखाया है, पुंज दिखाया है, वो अपने आप आया है। और सवाल आप देखिएगा कल ये हूबहू सवाल आएंगे और ये तजुर्बा कहता है। और भगवान के लिए सब ये सब किया हुआ है। हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं ना,
उसमें उसका उन्होंने प्रयोजन है। बस आपने क्या करना है, अपने जगह नहीं भटकना है, अपनी दिशा नहीं भटकना है, अपने जिम्मेदारी को नहीं भूलना है ना। तो हमें एक उम्मीद में जीना है, एक विश्वास से जीतना है। और दूसरा, जब भी अवसर मिले तो उस उम्मीद और जीत के साथ अपने जो कठोर परिश्रम है, सही मार्गदर्शन, सही दिशा और धैर्य के साथ उसमें लगे रहना है, आप कामयाब हो जाओगे। वाह वाह, क्या बात है ना। सही मार्गदर्शन, सही दिशा, कठोर परिश्रम और धैर्य के साथ उस रास्ते चलते जाना है। अगर आपका रास्ता वो है तो क्या करना है, अगर आपका रास्ता वो है तो चलते जाना है, आपकी मंजिल मिल जाएगी, है ना। शंकर जी कहाँ रहते हो आप? आज थोड़ा मेरठ में सर, मेरठ में है ना, तो उनके यहाँ मेरठ है। तो अगर मुझे मेरठ जाना है तो क्या करना है, मेरठ का रास्ता पकड़ना है, चलते जाना है। अगर मेरी मंजिल मेरठ है तो मुझे क्या करना है, उसी रास्ते चलते जाना है, मंजिल मिल जाएगी। यस सर नो? यस सर, यस सर। तो अगर मैं यूं ही चलता रहा तो एक दिन चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी, एक अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। और अगर मैं यूं ही चलता रहा तो एक दिन चलने में माहिर हो जाऊंगा। अगर यूं ही अंधकार से लड़ता रहा तो एक दिन मैं यूं ही अंधकार से लड़ता रहा तो एक दिन सवेरा जरूर होगा। और अगर ठान ही लिया वहां तक जाना तो वहां तक के जाने का रास्ता भी जरूर होगा। जरूर तो होगा। अब अगर आपने ठान लिया है तो वहां तक के जाने का रास्ता भी जरूर होगा। तो कल आप लोगों ने ठान लिया है, सच्चे मन से, पवित्र मन से जाइए। सब भगवान ने लिखा रखा है। मैंने बताया ना, क्या बताया है मोरल ऑफ द स्टोरी? राजू नैन बताओ। अगर मोरल ऑफ सच्चे द मन स्टोरी, से पूरे भगवान, सेशन का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर हम सच्चे मन से किसी चीज को करते हैं सर, मेहनत से करते हैं, साथ ही अपने भगवान को याद करते हैं, तो सफलता हमें निश्चित रूप से हमारे कदम चलती है। क्या बात है। तो सर इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, ये भगवान मैं तो छोटा सा भक्त हूँ, छोटा सा प्रयास किया हूँ, आप कल मेरे साथ चलना, मेरे से कुछ गलती हो तो उसको ठीक कर देना। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये, ठीक है। फिर कोई गलती नहीं, गलती होगी भी तो हाथ पकड़ के सही कर देगा। ठीक है। हाँ जी, और हमारे विजय रजक जी क्या बोलेंगे? हाँ सर, हम लोग अपना कर्म करेंगे सर, और सफलता कर्म के अनुसार सफलता जरूर मिलेगी सर। कर्म पर विश्वास रखना चाहिए हाँ। सबों को, सफलता अपनी जगह जरूर मिलेगी सर। ओके, मतलब हालत बदलना है तो अपनी आदत बदलनी होगी, और अगर आदत बदलनी हो तो फिर आपके पूरा जो शिद्दत से जिसको चाहते हैं ना, वो आपको सोचना पड़ेगा, उसी दिशा में कार्य करना पड़ेगा, कर्म तभी। करना है, सफलता की चिंता नहीं करना है सर। हाँ, है ना, बिल्कुल कर्म करिए, और जो है आपको रास्ता जरूर जरूर मिलेगा। और क्या मिलेगा वो आप नहीं जानते, वो आपसे बेहतर होगा। ठीक है, तो हम सर डरें ये भी क्यों? अभी सेशन में डाल देंगे। ये तुरंत डाल देंगे। हम डरें क्यों कि अंजाम क्या होगा, हम सोचे क्यों कि आगे क्या होगा, बढ़ाते रहे इस हौसले से कदम, क्योंकि कुछ न मिला तो क्या हुआ, वो मिला तजुर्बा, वो तो नया होगा। तो कल नए तजुर्बे के साथ, नए सवालों के साथ, नए साथियों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर कल्याण और बेहतर सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं करता हूं। कल का दिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका दिन हो, कल आपको सफलता के बागडोर पे, आप सफलता के सवारी पे, सफलता के रथ पे आप जो है सवारी करके कल शाम को मुलाकात करेंगे। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात करेंगे। बोलिए गणपति बप्पा की जय। मौर्य। मौर्य। शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट।